गिव मी ए पेन। सबसे पहले हम तय करेंगे बिना एक सेकंड वेस्ट किए हुए इंटरव्यू के मिथ। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, एकदम ध्यान से सुनना है। हाँ, तो हम लोग ये करेंगे, मिथ सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू का मिथ क्या है, मिसकंसेप्शन जिसे बोलते हैं। ऐसा है कि यहाँ पे कई लोग यहाँ पर आए होंगे और कई चीज़ें बता के गए हों, सबसे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। हमसे विशेष सीखिए, इसलिए नहीं कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं उन लोगों से, हमसे विशेष इसलिए सीखिए कि इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स मेरा है और इंटरव्यू का बहुत अनुभव है। इस क्लास में एक महिला बैठी हुई है, वो बताएंगी कि कितना अनुभव मेरे इंटरव्यू का है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मिथ का, जो आपको किसी ने पता नहीं बताया कि नहीं बताया, मैं बताऊंगा। पहला मिथ है टेस्ट ऑफ नॉलेज। कितने लोग मानते हैं कि इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट है कि नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? 50-50 है? पीछे से इंटरव्यू इंटायरली टेस्ट ऑफ नॉलेज है, इंटायरली, 50 नहीं, 100% टेस्ट ऑफ नॉलेज है। ये सब फालतू बात है कि इंटरव्यू है जो कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है और इसमें तो आपका पर्सनालिटी असेसमेंट की जाती है। पर्सनालिटी मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी में लंबा चौड़ा हैंडसम गोरा होना ही पर्सनालिटी है। बहुत स्मार्ट होना, बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलना, ये पर्सनालिटी है। आप चरित्र बोलेंगे तो हो सकता है नॉलेज से जुड़ा हुआ नहीं है। जो कैरेक्टर है इज़ नॉट अटैच विथ नॉलेज, लेकिन पर्सनालिटी तो इंटायरली नॉलेज से जुड़ा हुआ है। अगर आप में दम नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है और आप सिस्टम में चले जाएंगे तो बोलेगा कि बहुत रॉयल अफसर है। पता है किसको रॉयल बोला जाता है? जिसके माथे पे बड़ा कैपिटल में सी लिखा होता है, वो रॉयल कहा जाता है। रॉयल वही है जिसके माथे पे सी लोगों ने लिख दिया है, मतलब कुछ नहीं जानते तब रॉयल है। अफसर रॉयल नहीं होता है, नॉलेजेबल होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसका अपने काम का ज्ञान होता है। तो इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट है, इंटायरली नॉलेज का टेस्ट है। आप अगर फौज का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ठीक है, वहाँ भी नॉलेज का टेस्ट है। बीपीएससी 100% टेस्ट ऑफ नॉलेज है। रात्रि भर कन्फ्यूजन ना रखिए। आपसे मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम भी पूछा जा सकता है और आप चकित रह जाएंगे कि तुम बीपीएससी हम पीटी में देवे के थे, यहाँ दिए थे, दोबारा पूछेंगे। आप मना कर सकते हैं, कहाँ पूछे हमसे प्रश्न आप। तो नंबर 1 इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट है। कोई अगर बोलता है कि पर्सनैलिटी का टेस्ट है तो वो झूठ बोल रहा है। एकदम नॉलेज का टेस्ट है, इसलिए नॉलेज आपको होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सबसे पहले ऑप्शनल, जिस विषय को आपने ऑप्शन लिया है, नॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, जिस विषय से हमने ग्रेजुएशन किया उसका नॉलेज होना चाहिए। अभी फालतू बहाना बनाइएगा आप कि हम फलाना से किए हैं, 10 साल पहले किए हैं, 5 साल पहले किए हैं, ये सब ड्रामा वहाँ चलने वाला नहीं है। जिस विषय से ग्रेजुएशन किए हैं उसका, उस विषय का एक भी आदमी अगर आपके बोर्ड में है तो आपसे पूछेगा और गारंटी पूछेगा। कन्फ्यूजन मत रखिए ये सब। क्या? नहीं, वो सब बुक्स नहीं। जिस विषय से आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसका एक भी आदमी अगर आप उस मेंबर के रूप में, अगर बोर्ड मेंबर में मौजूद है तो आप सब जानना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। वो आप इतिहास सबसे आपने ग्रेजुएशन किया है या आपका इतिहास, ये दोनों में से एक भी टैली कर गया, एनीवन जो आपका ऑप्शनल विषय है और जो आपका ग्रेजुएशन का विषय है, वो हो सकता है कि अलग अलग हो तो और मज़ेदार है। तो आपके पास 2 विषय है तो हो सकता है उसकी संभावना अब बढ़ गई कि दोनों में से एक विषय का मास्टर आदमी वहाँ बैठा हुआ है, संभावना बढ़ गई। अगर दोनों में से एक भी आदमी वहाँ बैठा हुआ है, मैं हिंदी ग्रेजुएट हूँ, हिंदी साहित्य में, अब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और आपका या तो ऑप्शनल विषय हिंदी है या आपका ग्रेजुएशन का विषय हिंदी है, तो मैं क्या पूछूंगा? अब मेरा जोन फिक्स हो गया, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया, मैं हिंदी पूछूंगा। आप अब मुझे बनाएंगे बहाना कि मैं तो 4 साल पहले पढ़ा था सर, मैं 4 साल पहले पढ़ी थी सर, तो चलेगा? तो नॉलेज कहाँ पूछेगा पहले? ये दोनों आपका रेड फ्लैग है, मतलब लाल झंडा कहाँ लगाएंगे आप? ऑप्शनल पे और ग्रेजुएशन पे।
इसका समय इंटरव्यू में है, रिवाइज करेंगे, मोटा मोटा चीज़, बहुत बारीकी नहीं। दूसरा क्या नॉलेज नॉलेज जानना चाहिए आपको, करंट का। करंट अफेयर मिनिमम 2 अखबार पढ़िए अभी भी समय जिसके पास है, जिनका इंटरव्यू नहीं है कल परसों के क्या पढ़ेंगे अब। करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए। कहाँ से लेंगे, अखबार पढ़ेंगे। अभी जैसे फ़लस्तीन का विवाद हो रहा है, अल-अक़सा मस्जिद को लेकर, तो आपको जानना चाहिए अल-अक़सा मस्जिद का विवाद क्या है। जातीय जनगणना हो रहा है, कर्नाटक पब्लिश करने वाला राजस्थान ने कह दिया है कि हम भी करेंगे जनगणना। अपोजिशन, यहाँ पे अपोजिशन पार्टियाँ कह रही हैं कि भाई जात की राजनीति कर रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको करंट अफेयर का जानकारी होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाएगा जिसमें विवाद नहीं हो। हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर इंटरव्यू में विवादित प्रश्न क्यों पूछे जाएंगे, अगला प्रश्न पूछेंगे, याद रखिएगा, हमको याद दिलाइएगा। तो ऑप्शनल का, करंट का, और जिसका सब्जेक्ट अगर आपका अलग है ग्रेजुएशन का, तो ये 3 चीज़ का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आगे वाले में एसडीओ बनेंगे तो क्या करेंगे, सब फालतू का प्रश्न है, उसको मैनेज किया जा सकता है। इस पर कोई ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यू बोर्ड को। उसमें आप कह सकते हैं कि हम एसडीओ थोड़ी बने, हमको थोड़ी पता है कि एसडीओ का क्या वर्क प्रोफाइल है, मान लेगा वो। इसमें कैसे मानेगा। तो पहला मिथ क्या है कि इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं है, झूठ है। इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट है, और बीपीएससी 100% नॉलेज का टेस्ट है, 100%। दूसरा मिथ अब हम लिखेंगे, आप इसमें आप लोग अपना अपना राय बताएंगे। माने कि आप रिप्लाई देते हैं किसी भी प्रश्न का, कैसे रिप्लाई देते हैं, क्या रिप्लाई देते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है? हाँ, वह कैसे रिप्लाई देते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़िया से कूल एंड काम होके बताए। अरे हुआ कि एकदम क्या रिप्लाई देते हैं, कौन इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जैक्टली रिप्लाई क्या देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली रिप्लाई क्या देते हैं, ये आपको लोगों ने बिठा दिया है दिमाग में। यहाँ पे आए हो बहुत लोगों ने बिठा दिया है कि भाई साहब इंटरव्यू में इस बात से कोई मायने नहीं रखता है कि आपने क्या बोला, मायने इस बात का रखता है कि आप कैसे बोले। झूठ है, महा झूठ है ये चुट्टल लोग का काम है ऐसा मिसगाइड करना। माने एक प्रश्न गलत है, आपको हम बहुत बढ़िया से बना कि हे महोदय, हे महाशय, आपसे विनम्र अनुरोध है कि भारत पाकिस्तान बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी राज्य हैं, दोनों पीसफुल स्टेट हैं सर, कोई समस्या नहीं है। खूब बढ़िया विनम्रतापूर्वक बोले, मान लेगा बोर्ड को तो इतना पता है कि आप लंठाई से उससे बतिया नहीं सकते हैं। तो इसका तो सवाल ही नहीं है यार, इसके पीछे पड़े क्यों हैं आप लोग। आपके पास ऑप्शन है लंठ होने का, वहाँ पे आप तो विनम्र रहबे कीजिएगा, कोई उपाय नहीं आप लोगों के पास है। आप ऐसे ही गिड़गिड़ाते हुए प्रवेश कीजिएगा कमरे में, मरे पीटे रहिएगा, एकदम चेहरा निचोड़ा हुआ रहेगा आपका। वहाँ हाउ का प्रश्न कहाँ है, आप तो मरे पीटे पहले से वहाँ पे, हाउ आपकी हिम्मत कहाँ है आपको होशियार बनने की। मैटर तो यही कर रहा है ना सिर्फ। जैसे ही आपको ये नहीं पता है व्हाट, तब इस पर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। आपको प्रश्न पूछे, आपको जवाब नहीं पता, तब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा विनम्र हो जाएंगे, बहुत पोलाइट बनने का नाटक करेंगे, घुमा फिरा के बतियाएंगे। वो समझ जाएगा कि नौटंकी बतिया रहा है, इसको नहीं आता है, वो समझ जाएगा आपको। वो मास्टर है ना, आपसे ज़्यादा ना पढ़ लेके गया वहाँ पे, आपसे बड़े बड़े झूठों को देखा है उसने झूठ बोलते हुए, उसको पता है कि सब मस्काबाजी करने के लिए आएगा, इसको नौकरी से बाद में अकड़ जाएगा। वो आप कभी गौर किए हैं जनता से अफसर कैसे ट्रीट करता है, किए हैं? उसका इंटरव्यू का वीडियो निकालिए तो कितना विनम्र रहा होगा इंटरव्यू में वो। आज जरा बाहर के वीडियो दोनों का पैरेलल चला याद है स्क्रीन पे, पूछिए कि ये वही आदमी है जो हे महोदय हे महाशय कर रहा था, कोई मानेगा? राजा बन के सब घुमा हुआ है, लुई चौधामा बना हुआ है, मैं ही राज हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड का वीडियो दिखा देगा तो कि देखो कितना विनम्र था वो बच्चा ही उस समय। विनम्रता आपकी मजबूरी है यहाँ पे, तो हाउ का प्रश्न नहीं है यहाँ पे, व्हाट का प्रश्न है, कंटेंट का प्रश्न है। आपको कंटेंट होना चाहिए, विनम्र तो आप रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है? तो जवाब किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे दिए, कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है, मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मान लें कि हम आपसे पूछे कि ठीक है राम मंदिर की मस्जिद, बाबरी मस्जिद क्या बनना चाहिए, तो मंदिर की मस्जिद, आपको वैसे हॉस्पिटल बना देना चाहिए, चाहे दोनों गिरा के हॉस्पिटल बना दीजिए। हम क्या समझेंगे, ठीक है इडियट है, इसको नहीं पता है कैसे बोलना है, इतना ही सोचेंगे हम, फैसला नहीं कर देंगे उसका इंटरव्यू का।
हम और जानना चाहेंगे तुम इसके पीछे क्या रीजनिंग आपके पास है, क्या थॉट्स है आपके पास है, ये कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे आप, हम ये जानना चाहेंगे, ना किसी का सर हटाओ इसको। तो आप कोई बढ़िया सवाल का जवाब अगर आप ख़राब तरीके से दिए तो हम यही समझेंगे कि इसको नहीं पता है कि इस बात को कैसे बोलना चाहिए था। लेकिन हम ये समझ जाएंगे कि इसके पास कंटेंट है, इसको टॉपिक की जानकारी है। अगर ट्रेनिंग, इसलिए ट्रेनिंग मिलता है पुलिस को, सबको। आखिर हमको जाते हैं पिस्तौल क्यों नहीं थमा दिया बिहार सरकार ने? 1 साल रगड़वाया पहले ट्रेनिंग में, फिर 1 साल प्रशिक्षण दिलवाया फील्ड में, तब वो अथॉरिटी दिया, क्योंकि हम लोगों की जिंदगियों का फैसला करते हैं। ऐसे कैसे सरकार दे देगा हमको? थोड़ा सा लंठाई होगा वो निकाल दिया वहाँ पे ट्रेनिंग में। जब 4 बजे उठा के जब रगड़म पट्टी करवाया, जब हम उसको बैंक जो क्या बोलते हैं फ्रॉक जाम पुशअप पब्लिकली, और जब पब्लिकली पनिशमेंट मिलना शुरू हुआ उस्तादों की तरह बीच रोड पे, तो रहा सा घमंड एसपी होने का टूट गया। और जितना पढ़वाया, जितना रगड़वाया कि जो गर्मी थी वो निकल गई ट्रेनिंग में। इसके बाद भी गर्मी अपने बची हुई है, तो आपने प्रशिक्षण बढ़िया से नहीं लिया। तो आपके पास कंटेंट है, वो तो पॉलिश करा ही देगा ना आपको वहाँ पे प्रशिक्षण में। आप एक्स्ट्रा पॉलिश लेकर कहाँ जा रहे हैं वहाँ पे? वो पॉलिश करवाएगा आप लोगों से, टेंशन मत लीजिए। वो ट्रेंड करेगा आपको, सिचुएशन के अनुसार आपको क्या रिएक्ट करना, उसके प्रशिक्षण मिलेगी, विशेष प्रशिक्षण मिलेगी आपके सर्विस सिलेक्शन के बाद, आपको क्या मिला है पद, उसके अनुसार। फिलहाल हम क्या देखेंगे, स्पार्क आप में है कि नहीं, मतलब कंटेंट है कि नहीं, यही देखा जाएगा। तो कंटेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ। आपका रिप्लाई किस तरीके से दिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिप्लाई क्या दिए। क्लियर है? इसके पहले आप क्या जानते थे कि कैसे जवाब दिए ज़्यादा ज़रूरी है? फुल कॉन्फिडेंस में अगर गलत जवाब दे रहे हैं तो इंटरव्यू बोर्ड आपके बारे में क्या समझेगा कि 2 कौड़ी का आदमी है। इसको देखो तो कॉन्फिडेंस वाले को, इसको नहीं पता है फिर भी बड़ा आसानी से बताया जा रहा है। या तो समझेगा कि ये 2 कौड़ी का इंसान हमको बेवकूफ़ समझता है, या तो ओवर कॉन्फिडेंट है, चाहे तो इसको इग्नोरेंट है, हाईली इग्नोरेंट है। इस दोनों कंडीशन में आपका पत्ता वो काट देगा। दूसरा मिथ हो गया। तीसरा मिथ, कंटेंट में फंसना ना फंसने का सवाल ही नहीं है। या तो टॉपिक जानते हैं या तो नहीं जानते, नॉलेज का टेस्ट नहीं है ना? क्या है? भाग्यशाली है, थोड़ा सा लेट पहुँचे आप। हम तो अभी आपको एग्जाम्पल बनाते हैं यहाँ पे बुला के। खैर ठीक है, हाँ ठीक है। तो फंस गए तो गोली मार देना चाहिए आपको वहीं पे। और तो हम ठीक है, हमसे पूछे हिब्रू हमको नहीं आता है, हमसे पूछे हिब्रू में शब्द कोई भी हमको नहीं आता तो हम क्या करेंगे? हाँ तो जाहिर सी बात है कि नहीं आता हमको। अरे नहीं जानना क्राइम है। अभी इन लोग से हम बता क्यों इतना डरे हुए हैं आप लोग, उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। पहले मिथ चर्चा करेंगे। दूसरा मिथ चर्चा कर लिए। तीसरा मिथ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मेरा चूँकि हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं इसलिए अंग्रेजी हमको ख़राब है। इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इसके बारे में क्या लगता है आपका? इसके बारे में क्या जाने अभी तक? आपको जितने महानुभाव यहाँ पर आए हैं इसके बारे में क्या बोले आप लोगों को? हैं क्यों नहीं है? देखिए पहला ये क्यों बोला गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप कमरे में इंटर करते हैं तो आपका इंटरव्यू सबसे पहले आपको क्या देखता है? पर्सनालिटी आपकी, आपका फिजिक। अच्छा ये मानते कि नहीं मानते हैं कि कुछ सुंदर महिलाएं, सुंदर लड़कियां, सुंदर लड़के देखने में अच्छे लगते हैं, उनको भी अच्छा लगता होगा कि भाई बढ़िया पर्सनालिटी, ये मानते हैं ना? इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सिलेक्शन हो जाएगा। इंप्रेशन बढ़िया बना तो खतरे में आ गए वो इनफैक्ट। अब एक बड़ी सुंदर लड़की एकदम बढ़िया साड़ी पहन के आई, बोला वाह कितनी प्यारी महिला है, जैसे ही पूछे तो पता लगा रे ये तो चालू चुड़ैल निकली। तो पहला इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन इसलिए कहा, लास्ट इंप्रेशन कहा गया है क्योंकि आपको एक बढ़िया व्यक्ति आया, लड़की हो चाहे लड़का, बढ़िया पर्सनालिटी का आदमी आया, उसके इंटरव्यू देखा कि हाँ बढ़िया आदमी है ये, उससे लगा कि बढ़िया जवाब देगा, कुछ इससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा हमको, कुछ मज़ेदार चीज़ बताएगा हमको, और वो निकला इडियट, नंबर मिल जाएगा। पहला इंप्रेशन आपको आउटर एक्सपीरियंस के बारे में है, इसलिए कहा। मेरा पहले मैं जब पहला एक्सपीरियंस क्या था, मुझसे आखिर में पूछेगा, नोट कर लीजिए आप लोग कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था पहला। उतना ईश्वर करे किसी के साथ ना हो वो, उसके बावजूद भी हम इंटरव्यू के टॉपर बन के निकले, अलग विषय है। तो पहला इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन झूठ है। पहला इंप्रेशन
फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन उनके लिए है जिसने कंटिन्यूटी को बरकरार रखने में सफलता पाली। एक बढ़िया व्यक्तित्व का पर्सनालिटी का आदमी है, लड़का है लड़की है, गई इंटरव्यू देने के लिए और उसने इंटरव्यू बोर्ड को कन्विंस कर लिया अपने बातों से, उसके सारे सवालों का ठीक ठाक जवाब दे दिया, तो उसका पहला इंप्रेशन जो उसने सोचा था वो काम कर गया, हिट कर गया, उसका हिट कर गया, वो दोनों मैच कर गया। मैचिंग ये दोनों को मुंह से मुंह मिलाना है खाली। उसने पहला कहा कि भाई हमने देखा कि आप पीएचडी हैं, आप फलाना हैं, तो मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गया। आप इंजीनियर हैं, आप एमटेक हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गया। आप डीपीएस के पढ़े हुए हैं, आप फलाना टॉप कॉलेज से पढ़े हुए हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गया। चूँकि हम आपका पढ़े थे आने से पहले, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आने से पहले आपका एजुकेशन बैकग्राउंड उसके पास है, और उसने आने से पहले एसेस कर लिया कि आपको इतना तो होना चाहिए, और आपको देखा बोला हाँ है तो ठीक ठाक लग रहा है, इंप्रेशन आपका दोनों मैच कर गया। अब आपसे प्रश्न पूछा, अब उस 20 मिनट के अंदर में उसके एक्सपेक्टेशन के लेवल को कितना मीट कर पाए आप, उस लिमिट तक कितना टच कर पाए, वही इंटरव्यू का खेल है। आप इमेजिन कीजिए कोई देखने में एकदम से एवरेज आदमी आया, एकदम एवरेज, किसी का नाम बता, ठीक है सब एवरेज लग रहे हैं आप लोग, तो ऐसे तो हैंडसम आदमी है, कोई एवरेज आदमी आया देखने में, तो ठीक है यार एवरेज व्यक्ति का आदमी है, एवरेज परफॉर्मेंस है उसका एजुकेशन में, साधारण टाइप का दिख रहा है, गांव से पढ़ा हुआ दिख रहा है, तो मेरा आने से पहले बोर्ड आपको पढ़ना पढ़ रहा है, ठीक है यार गांव का लगा है, साधारण होगा, देखने वाले तो अति साधारण है, ये तो सुदामा टाइप का दिख रहा है, गरीबदास है। अब उससे बातचीत करना शुरू किया तो वो तो निकला ज्वालामुखी टाइप का आदमी तो उसका एक्सप्रेशन, उस पहला इंप्रेशन क्या था कि गरीब गुरबा बच्चा है तो पोटली बांध के लाया होगा और हम लोग को ठगने का प्रयास करेगा, सोना का महल लेके जाएगा, यही उसका रहा होगा इंप्रेशन। लेकिन आपने 20 मिनट के अंदर में उसके इस एक्सपेक्टेशन को बदल दिया। आपके पास नॉलेज ऐसा था, अपने कंटेंट ऐसा था, आपने उन सवालों का जवाब अच्छे से दिया, आप इंटरव्यू पर सहमत हो कि नहीं जो हम सोचे थे वो नहीं है, उससे ऊपर का चीज़ है। तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन कभी नहीं रहेगा। जिसका है उसके लिए बढ़िया है, जिसका परफॉर्मेंस बढ़िया था उसके लिए ख़राब है जो एवरेज है। एवरेज इंप्रेशन था, एवरेज ही निकल के बाहर आ गया, तो नंबर एवरेज मिल गया। एक्सपेक्टेशन बढ़िया वाला था, बढ़िया मेंटेन कर लिए, बढ़िया नंबर मिल गया। चुनौती तब है जब एक्सपेक्टेशन आपसे एवरेज है, परफॉर्मेंस बढ़िया हो गया, तो वही है तब वो आपने फर्स्ट इंप्रेशन को बदल दिया। अब अगला ड्रेस के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? हम ड्रेस, अभी यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, उसका नाम उचित नहीं बताना, उनका हम मोबाइल में स्पेशल उनका फ़ोटो देखे कि मैडम क्या ड्रेस पहन के जाएंगी, तो हमको आ गया है कि इतना बढ़िया लड़कियां महिलाएं लोग ड्रेस पहनती है एकदम गला वला वाला सब, कि जब ईरान भी चल जाए तो कोई उन पर आरोप नहीं लगे है कि नहीं मतलब कि ईरान भी अब चले जाएँ तो वहाँ के जो मोरल पुलिसिंग वगैरह अब सैल्यूट करके मैडम कहाँ थी आप, आपको यहीं रह जाना चाहिए। तो ड्रेस कैसा पहनना चाहिए इंटरव्यू में है? ठीक है, ड्रेस आप लोगों को पता है, ड्रेस का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं बार बार कहता हूँ, मान लें कि मैं ब्लैक जैसे पहना हुआ ना, ब्लैक जीन्स, यही ड्रेस पहन के मैं चला गया इंटरव्यू में, सेम रिजेक्ट कर देगा इंटरव्यू बोर्ड हमको। वो क्या सोचेगा, इस गधे को पता नहीं है कि किस अवसर पे क्या पहनना है। आपको रिजेक्शन नहीं होगा, आपको रगड़ा जाएगा बढ़िया से। तो आपने अगर ड्रेस गलत पहन लिया कि काला पैंट पे लाल शर्ट पहन लिया, पीली टाई बांध ली, तब रिजेक्ट नहीं होंगे आप। वो हंसेगा आपके ऊपर, कितना गधा ही हो कैसे सकता है, खूब हंसेगा वो लोग पहले, आपके जाने के बाद खूब बढ़िया से हंसेगा, बहुत मजाक उड़ा जाएगा पीछे में, लेकिन आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। वो देखा जाएगा कि आप है जो कि आप परफॉर्मेंस इंटरव्यू में क्या था। तो ड्रेस आपके पर्सनैलिटी को ऐड करता है, अल्टीमेट नहीं है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ड्रेस खराब होना चाहिए, इसलिए आपको ये भी नहीं सोचना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो 100% आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होंगे। मैं लड़कियाँ आप लोगों के लिए, आपसे बढ़िया साड़ी पहनी हुई लड़कियाँ मिलेंगी, आपसे सुंदर खूबसूरत बढ़िया पर्सनालिटी वाली, फट से देखेंगे अपने को, हाय हाय मैं तो आप तुरंत अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अरे साला मैं कहीं फिट नहीं बैठ रही हूँ इस सांचे में। आप फट से तुलना कर लेंगे अपने को कि काश मैं उसी दिखती। लड़के आप लोग जितना भी चमक के जाए वहाँ पे, 4-5 लड़के ऐसे होंगे जबसे ज़्यादा हैंडसम होंगे,
आप प्रेशर में आ जाएंगे, तो काश वैसा शर्ट हमने पहना था, उसकी टाई बढ़िया है, तुरंत कंपेयर करेंगे आप। उसमें घुसना नहीं है तो निकलने का हक सवाल है। इसे तो हम बता रहे हैं कि इसमें इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। जब पढ़ना है तो निकलना क्या है यार, फिर फायदा क्या है इसका, इस सेशन का। आपको इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है किसने क्या पहन रखा है, ठीक। तो आपका ड्रेस क्या पहनना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप पहनिए, आईने के सामने अपने आप को देखिए कि आप ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं। सिंपल सा बात है कि लड़कियां ये मान के चलें कि आप अपने शादी के लिए ड्रेस, आपका लड़का देखने वाला है, मतलब आपके फ्यूचर जो ससुर जी हैं वो बैठे हुए हैं बोर्ड में, आपका सिलेक्शन होना कि बहू के लिए फिट है कि नहीं। लड़के हर कंडीशन में साधारण लोगों के जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ड्रेस का मतलब क्या, पहला जिसमें आप कंफर्टेबल हो, नंबर एक, जिसमें आपको लगता है कि आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ दिख रहे हैं आज, इससे अच्छा आप नहीं दिख सकते, इससे अच्छा आप नहीं दिख सकते हैं। लड़कों के लिए आप जितना महंगा एकदम रेमंड का पैंट शर्ट सिलवा सकें, जितना आपके औकात से आगे वाली, जितनी क्षमता है उससे भी 2000 महंगा बढ़िया सा ड्रेस लीजिए, जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा वाली, ताकि आप अपने आप को एक्सक्यूज नहीं दे पाए कि हाय हाय काश मैं वो शर्ट पहना होता। आपको लगना चाहिए कि अब इससे बेहतर अपनी कैपेसिटी नहीं पहनने की, इससे महंगा शर्ट पैंट हम नहीं खरीद सकते हैं, वही शर्ट पैंट पहनना है उस दिन, सेम। अपने औकात से बाहर जाके उधार लेना पड़े उधार लीजिए, लेकिन औकात से फालतू वाला ड्रेस खरीदना है, तड़क भड़क नहीं। तो आपको लगे कि नहीं हम सबसे बढ़िया ड्रेस आज पहने हुए हैं, इससे बढ़िया हम अब नहीं दिख सकते हैं जीवन में। लड़कियां भी यही सोचें कि हमको आज सबसे अच्छा दिखना है, इससे बढ़िया तो हम कभी नहीं दिख पाएंगे। और जिसमें कंफर्टेबल हो, सबसे अच्छा दिखने के चक्कर में तड़क भड़क ड्रेस नहीं पहनना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सोबर दिखें, अवसर के अनुसार पहनना है। और लड़कियां लोग इंटरव्यू में बैकलेस पहन के जा सकती हैं नहीं ना, लंगा चोली पहन सकती हैं नहीं, डांडिया नृत्य तो करना नहीं वहाँ पे, इतना तो पता ही है। तो आपको उस अवसर पे सबसे बढ़िया दिखना है तो क्या पहनना चाहिए, वही ड्रेस का चुनाव होगा। लड़के लोग दो ड्रेस का पहनेंगे, शर्ट कम से कम दो रखना है जी, कुछ भी ऐसा हो जाए आखिरी दिन तो शर्ट हमेशा दो, पैंट भले एक हो, शर्ट हमेशा दो। इन केस ऑफ इमरजेंसी एक शर्ट आपके पास होना चाहिए। लड़कियां वो समझदार होती हैं, वो बच बचा कर चल जाएंगे, लड़के लोग भैंडल टाइप के जाएंगे, जहाँ वहाँ गिर जाएंगे, किचड़ा पड़े, कुछ भी हो गया ऐसा, तो आप शर्ट दो रखेंगे। तो दूसरा मिथ क्या है, ये ड्रेस के बारे में। हाँ नहीं, ब्लेजर तो मौसम ऐसा नहीं है कि पहन सकें आप, टाई पहनते तो अति उत्तम, नहीं पहनते तो कोई बात नहीं है, पहनते हैं तो हैंडसम दिखेंगे आप। अगर पहनना है तो पहले से पहनेंगे, 4-5 दिन पहले से पहन के, इन्हें कि वहाँ इसी को नॉट ठीक कर रहे हैं आप, ऐसे ऐसे करते रह गए आप। ब्लैक पैंट क्या यार, ब्लैक वाइट वही चल रहा है अभी तक, जब से पैदा हुए तब से वही हम देख रहे हैं। पैंट जनरली डीप रखा जाता है, हाँ चलेगा। वाइट भी ठीक है, वाइट तो, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो वाइट है। वाइट पैंट थोड़ी पहना, तो फिर आप तो देवानंद बन जाएंगे आप। वाइट पैंट कौन पहनता है यार। हाँ जो पहनिए, कुछ नहीं समझ में आता वाइट पहनिए, चलिए फिर भूल जाएंगे। अगला मिथ क्या है, अगला मिथ है जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको वेटिंग पीरियड में बैठे हुए हैं, अभी आपका नंबर नहीं आया है, वहाँ बैठे हुए हैं लोग, इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, क्या करना है। साथ ही से पूछना है, जो लड़के इंटरव्यू देकर आ रहे हैं इनको बता दीजिएगा जो हम बताएं, चाहे वीडियो आप देख लेंगे सर। आप इंटरव्यू देने के लिए बीपीएससी में गए हुए हैं, वहाँ पे साथी लड़के लोग इंटरव्यू दे के निकल रहे हैं, तो उनसे पूछना है कि क्या पूछा है, ठीक। नहीं पूछना है उनसे, कभी नहीं पूछना है। और अगर पूछना है तो उसका जवाब नहीं सुनना है। इसका मैं देंगे लाइव एग्जांपल, हम हर इंटरव्यू में पूछते हैं, अभी हम प्रश्न पूछेंगे सबसे, और सब आदमी जवाब देगा उसका। 10 लाख का लॉटरी लग गया है, वो पैसा खर्च करना है, सेव नहीं करना है। 10 लाख का लॉटरी लग गया है, पैसा आपको सेव नहीं करना है, खर्च करना है। तो क्या करेंगे हम, पीछे से हमको ज़्यादा उम्मीद रहा था, हम पीछे बैठा करते थे, संवाद है इसमें। बोलिए, पैसा खर्च करना 10 लाख, बताइए आप। वो तो वेग वर्ड है, एंजॉय करेंगे मतलब क्या, ट्रेवलिंग करेंगे। आप बताइए सर, 10 लाख का लॉटरी लग गया, खर्च करना है, सेव नहीं करना है। नहीं बताइए, इच्छाएं क्या है आपकी, वही तो जानना चाहते हैं। बेहतर क्या समझ, अभी बताइए हमको, ये तो मैथ नहीं है। जल्दी, बिना पूछे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 10 लाख खर्च करना है, ठीक है हो गया। आप बताइए, पीछे इन्वेस्ट नहीं करना है ना। आप बताइए क्या एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट है वो, खर्च करना है भाई। कौन सा प्रश्न पूछ दिया यार, बताइए ना। 10 लाख का कपड़ा थोड़ी खरीदा जाता है यार,
तब भी खर्चा होगा 2, अभी 8 लाख बच जाएगा, गाड़ी खरीदेंगे। आपसे नहीं पूछेंगे, वो पता है क्या जवाब है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। सवाल वही है, जवाब अलग क्यों है? आप बता दीजिए, अब आप क्या करेंगे 10 लाख का खर्चा, क्या करेंगे, क्या चीज़ में? ठीक, जवाब अलग क्यों है? क्यों अलग है मेंटेलिटी? हाँ, रिक्वायरमेंट अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, आपका अटैचमेंट लाइफ से अलग है। जो आदमी बोले कि हम ट्रेवलिंग करेंगे, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, उनके पास गाड़ी होगा, घर भी है उनके पास, उनका आवश्यकता नहीं इस चीज़ों का, इसलिए अनअकाउंटेड मनी आया तो विदेश जा रहे हैं भाई साहब। कोई ज़मीन बोले उनके पास ज़मीन कम है, और प्रयास करने के बाद ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, पटना में तो ऐसे ही महंगा है, तो 10 लाख दे के वो लोन लेंगे, बाद में अपना अपना उसको लोन पे चला चुका चुका के ज़मीन खरीदेंगे। कहीं वो ज़मीन इच्छा कहीं दबी है कि ज़मीन होना चाहिए। आप क्या बोले थे जी? हाँ, आप गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी इनको चाहिए, पैसा नहीं, बेचारी मास्टर नहीं है, सैलरी कम है इनका, सोचिए कि 10 लाख पैसा आ जाएगा तो हम गाड़ी खरीद लेंगे। रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप ये अपने माता पिता को 5 होटलों में जाएंगे, गुजरते होंगे 5 होटलों से, तो लगता होगा कि भाई ये जा नहीं पा रहे, पैसा अलॉट नहीं कर रहा। इंटरव्यू वही है, यही सवाल इंटरव्यू में पूछा और सबका जवाब अलग है। आपने किसी से पूछा कि भाई साहब आपसे क्या पूछा, तो यही पूछा था, आपने क्या जवाब दिया, तो ये, तो वो उसका जवाब है, आपका थोड़ी है। हमने पूछा कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ये तो जवाब सेम है। हम बोले बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं, ये जवाब अलग है। आप ये कैसे मैच करा सकते हैं? जैसे फैक्चुअल है तो जवाब सेम है, जो फैक्चुअल है, जहाँ विचारों का सवाल है, तो विचार आपके अलग है, आपने अलग विचार ग्रहण करें, दूसरे के विचार नहीं लेना है। तो अगर इंटरव्यू दे के लोग निकल रहा तो उनसे पूछें, मैं कहता हूँ जरूर पूछें कि भाई साहब क्या पूछा आपसे, उनका जवाब नहीं सुनना है, और उनका जवाब सुनना है तो सोचना नहीं है उस पर। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछें। आप जातिगत जनगणना वाला प्रश्न पूछ दिया तो ठीक है, जरूरी कि उसका जवाब सही है, आपका गलत है नहीं है ना, उसका जवाब अल्टीमेट है, क्योंकि मैथमेटिक्स है। तो आप प्रश्न पूछेंगे लेकिन उसका जवाब नहीं सुनेंगे। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए आप लोग, दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत बलंडर हो जाएगा नहीं तो। आप वहाँ जाएंगे, चूंकि आप इतना इमेंस प्रेशर में रहेंगे कि आपको आइडिया नहीं होगा कि आप क्या बक दिए वहाँ पे जाके। दूसरे के ओढ़े हुए विचार कब आपके अपने विचार बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपके पास 15 मिनट समय रहेगा सिर्फ, इमेंस प्रेशर में रहेंगे आप, और वो गलती करने के चांसेस आपके 90% है, क्योंकि आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे दूसरे के विचारों से वहाँ पे, क्योंकि आप प्रेशर में हैं, आपके पास टाइम नहीं है टू गिव ए डीप थाउट, टू एनालाइज द टॉपिक, यू डोंट हैव टाइम। नहीं पढ़ना है, अखबार लेके जाना है, अखबार पढ़ते रहना है, 2 अखबार ले जाना, वही बैठ के पढ़ते रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो ये एक मिथ है कि साथी इंटरव्यू से पूछना है, प्रयास कीजिए कि नहीं पूछना है तो उसका जवाब नहीं सुनना है, सिर्फ फैक्चुअल प्रश्न पूछना है। जब इंटरव्यू से बाहर निकलता है ना वो लोग मेडिकल देने के लिए, वहीं पे लोग रहेगा, उनसे मिल सकते हैं, अरे सर क्या क्या भाई साहब क्या पूछा आपसे, पूछिए, इच्छा है तो। वो रोक नहीं पाएंगे, हम जानते हैं, पूछेंगे आप लोग, मेरा लाख मना करने के बाद पूछेंगे आप लोग। तो कम से कम इतना कर लीजिएगा कि जवाब मत पूछिएगा, खाली सवाल पूछिएगा। नहीं, नहीं रहता है, नहीं, मेंबर्स के पास आपके पास एक ये नंबर जाएगा, सिस्टम जनरेटर का नंबर जाएगा, मान लिया गया 67, तो 67 आपका नंबर है, उसके पास रहेगा, उनके पास सिर्फ आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा, बस इतना ही। और इंटरव्यू आप किसी पे बेस्ड होना चाहिए। तो ये हो गया, आपको साथ ही इंटरव्यू से पूछना है, तो उसके बाद क्या करना है। दूसरा, उस दिन कौन सा बुक लेके जाना है इंटरव्यू में, नहीं लेके जाना है, अखबार लेके जाना है। हर व्यक्ति अपने अपने बोतल में भर लेंगे ग्लूकोन डी, क्लियर है बैठिए, ग्लूकोन डी बोतल में भरा होना चाहिए। जिनका इंटरव्यू लंच के बाद है वो लंच 10 बजे कर लेंगे, हैवी लंच नहीं, 10 बजे लंच कर लेंगे। ग्लूकोन डी का बोतल रहेगा। और एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, इंटरव्यू जाने से, जब आपका कॉल आए, जाने से पहले फेफड़े में जितना ऑक्सीजन भर सकते हैं भर लीजिएगा। 20 बार लंबी लंबी सांस लेना है, मिनिमम 20 टाइम्स, 19 नहीं होना चाहिए। क्यों? जब बॉडी में ऑक्सीजन का संचार होगा ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक रहेगा। 20 बार जितनी ताकत है कि जब तक ये फेफड़ा फट ना जाए, लंबा सांस खींचना है 20 टाइम्स इंटरव्यू में जाने के 10 मिनट पहले। ये आपको प्रेशर को रिलीज करेगा। ये मिथ समय, और कोई मिथ इंटरव्यू का आप लोग सुने तो बताइए, अभी हम लोग खंडन करेंगे उसका। फैक्चुअल बेस में तो कोई सवाल ही नहीं है, प्रश्न पूछेगा, फैक्ट जवाब देना है, हम आएंगे उसके ऊपर। हाँ, हम अब बारी वर्ष उस पर आएंगे। अब इंटरव्यू में विवादित प्रश्न क्यों पूछा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। विवादित प्रश्न क्यों? महिलाएं इसमें एक्सपर्ट हैं, छोटी छोटी बातों में विवाद ढूंढ लेती हैं। तो मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू बोर्ड यही लोग है, विवादित प्रश्न क्यों पूछता है? सिंपल प्रश्न पूछे भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन कीजिए, पूछ सकता है आपसे। पहले बीपी से क्वेश्चन निकाले ना, 40वां का, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन कीजिए, गुप्त काल स्वर्ण युग क्यों था? तो लोग बताते हैं कि भाई लिख दिया कि सड़कों के किनारे पेड़ लगाए, प्याऊ बनवाए,
जलाशय खुदवाए, ये गुप्त के जा काट के अशोक कर दीजिए, वहाँ भी काम आ जाता था। इसी को काट के चंद्रगुप्त मौर्य कर दीजिए, वहाँ भी काम आ जाता था। फैक्ट सेम था। तत्कालीकरण, मौलिकरण, मौलिकरण में सामाजिक युद्ध का कारण, सामाजिकरण, आर्थिक कारण, क्या क्या कारण कर देता था। अब क्यों नहीं पूछता है ये? क्योंकि तब चुनौतियां प्रशासन की वो नहीं थी। अभी चुनौती, चैलेंजेस ज़्यादा है। अभी मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रभुत्व है। एक फेक न्यूज आपको, आपके शहर को जला सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है जो आपके हाथ से बाहर चला जाएगा, जैसे बिहार शरीफ में हुआ। एक फेक न्यूज इतना बर्बादी का मंजर ला सकता है कि सरकारें उसमें अपने आप को एकदम असहाय महसूस करने लगती हैं। हम लोग भी, चैलेंजेस बढ़ गया, कुछ चुनौतियां बढ़ गई, अब क्राइम का पैटर्न बदल गया। फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं। अब इसमें इसका तार इंटरनेशनली जुड़ रहा है। आपको डेवलपमेंट, आपका डेवलपिंग स्टेट है, बहुत सी योजनाएं चल रही, उसमें चरम लेवल पे भ्रष्टाचार पाया जाएगा। आपको जनता घेर लेगी। पब्लिक एजुटेशन है, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के आपको गाड़ी, आपको घेर लेगा ऑफिस को। 50 लोग धरने में बैठ जाएंगे, 40 लोग रोड जाम कर देंगे। छोटा सा कुछ घटना घटेगा तो कम्युनली सेंसिटिव हो जाएगा आपका पूरा जिला, आपका अनुमंडल। चुनौतियां आपके लिए अपरंपार हो गई है अब। और हमको चुनना है कि एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम कैसे आदमी को चुनेंगे? जो इन चुनौतियों के बीच में सही रास्ता ढूंढ ले, तेजी से ढूंढ ले। सिर्फ सही नहीं, तेजी से सही रास्ता ढूंढ ले। तेजी से सही रास्ता ढूंढने वाला चाहिए उसको। तो क्या करेगा? आपको चेक करना है। तो हमको आपको चेक करना करे, तब से हम गोलियां नहीं चलवाएंगे, हम पता कर लेंगे सिचुएशन डाल के। हमको चेक करना आपका इंटीग्रिटी। तो बहुत ज़्यादा हमको कहानियाँ, निबंध लिखने का टाइम नहीं है वहाँ पे, तो लिख ही लेंगे बढ़िया से आप। अभी दहेज प्रथा पे निबंध लिखें तो सारी लड़कियां एकदम खिलाफ में लिखेंगे, भाई के ब्याह के समय में फाड़ के फेंक देगी। अपना ब्याह होगा तो दहेज प्रथा पे 3 पन्ना का लड़के लोग निबंध लिखेगी, अब भाई का ब्याह होगा तो निबंध फाड़ो रे इसको। लड़का लोग खून लिखेगा एकदम। और जैसे बीपीएससी पास करेगा तो भाई जिसका इतना रेट है मिनिमम, वही में घर में बैठेगा, उसी को चाय मिलेगा। बाकी साला उधरे से निकल जाओ। वो जानता है इंटरव्यू बोर्ड के आप झूठ बोल रहे हैं उनसे, तो नहीं मानेगा, वो उतना टाइम नहीं देगा आपको। पहले पूछे विवादित प्रश्न क्यों पूछता है? इसीलिए। तो विवादित प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? विवादित, अभी जातीय जनगणना विवादित प्रश्न हो गया आपके यहाँ, पूछा जाएगा, जिसका इंटरव्यू होगा पता कीजिएगा पूछा गया होगा। तो आप, प्रॉब्लम यह है कि आपको क्या बोलना है। तो फिर इसकी हम कहानी सुनाएंगे जो हम इसके पहले सुनाए थे, कि एक राजा था जिसका हाथी था। हाथी से राजा राजा बहुत प्यार करता था अपने हाथी से। हाथी मर गया, कोई दरबारी की हिम्मत नहीं हो रहा था बताने का। एक दरबारी गया बड़ा हिम्मत करके, बोला राजा जी हाथी तो मर गया, उसका अप्पू नाम था। बोला अप्पू उठो, तो अप्पू उठ ही नहीं रहा है, पूँछ भी नहीं जा रहा है, कान भी नहीं जा रहा है। उसका फेवरेट है गन्ना खाना, गन्ना भी नहीं खा रहा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो राजा को बता सके कि तुम्हारा हाथी मर गया। क्यों? तो उसको राजा के प्रकोप से डर है। तो आप हैं वही दरबारी और वो है राजा, और आपको राजा को बताने में डर रहे हैं। आपको डर है कि राजा नाराज तो नहीं हो जाएगा हमसे। तो आप विवादित प्रश्नों पे क्या करेंगे? गोल मटोल जवाब देंगे, बचने का प्रयास करेंगे। इससे पता चलेगा कि चुनौतियों से आप भागने वाले इंसान हैं। हम जब बोलेंगे उसके, हम पूछेंगे जैसे सिंपल कि राम मंदिर कि बाबरी मस्जिद, तो आप बोलेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हम हंसेंगे कि बहुत आपको ओवर स्मार्ट समझता है ये, इसको कुछ नहीं पता है। विवादित प्रश्न से कौन बचता है? जिसके पास कंटेंट नहीं होता, जिसको नॉलेज नहीं होता। जिसको नॉलेज होगा तो हम फैक्ट्स बताएंगे भाई। जातीय जनगणना, अब आप डर गए कि सामने वाला जो बैठा हुआ है, अब ये जातीय जनगणना के पक्ष का है कि विपक्ष का है। प्रॉब्लम है कि अब राजा को आप जवाब नहीं दे रहे, आप राजा को खुश करने के लिए जवाब दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि राजा इससे कहीं नाराज तो नहीं ना हो जाएगा, तुम्हारा हाथी मार गया हम कह देंगे तो आपको यहाँ यहाँ पे आने वाले महान पुरुषों ने आपके दिमाग में बैठा दिया कि निगेटिव नहीं बोलना है। अरे गजब स्थिति है, हाथी तुम्हारा मर गया, काहे नहीं बोलेंगे हम? इसको बोलने में क्या समस्या है कि राजा जी आपका हाथी मर गया, इसको दफना दीजिए, अब नहीं उठेगा दोबारा। आप डरते हैं राजा से, अब राजा से डर के उसको फैक्ट नहीं बता रहे हैं, तो हाथी जिंदा हो जाएगा आपका। तो आपके समाज की, आपके स्टेट की जो समस्या है उसको पॉलिश कर देंगे तो बहुत महान कह जाएंगे आप। स्केपिस्ट हैं आप, भागने वाले हैं। तो जो निगेटिव प्रश्न है उसका निगेटिव ही जवाब मिलेगा ना, उसको पॉजिटिव कहाँ से ले आएंगे आप? जानबूझ के क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसे एक मैडम से पूछा गया कि गुजरात के लिकर बैन में बिहार के लिकर बैन में क्या अंतर है, तो मैडम बोले कि सर गुजरात में तुम कहीं किसी को देखे नहीं दारू पीते हुए, यहाँ तो दारू पी के पड़ा रहता सब साला सब। इसको और बढ़िया से लागू करना चाहिए। प्रश्न क्या था? दोनों के लॉ में क्या अंतर है? जवाब क्या दिए? इमोशनल। मैं तो वहाँ भी रही हूँ सर, वहाँ किसी को दारू पी तो नहीं, यहाँ तो लोग साला मरा पड़ा है दारू पी के, रोड पे पड़ा हुआ है। पता चला कि मैडम का हस्बैंड एसपी है। उसी का काम है इम्प्लीमेंट करना। तो ये जवाब क्या है? इमोशनल है। क्यों?
क्योंकि आपको कंटेंट नहीं पता था। कंटेंट पता था, फट से पकड़ लेते कि नहीं, वहाँ लिमिटेड वे में दारूबंदी है। यहाँ सब बिहार का जो मतलब कि जो एक्साइज एक्ट है सबसे कठोर है सारे स्टेट से, और वेल इम्प्लीमेंटेड है, वेल इम्प्लीमेंटेड है। पिछली बार कब आपने किसी व्यक्ति को देखा है दारू पी के हंगामा करते हुए? मैं शर्त लगा कह सकता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम ए डीएसपी, मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि एक बता दीजिए। हमारे पास 112 नंबर की टीम की पूरी डिटेल रहती है। 3 मिनट 6 मिनट हमारा एवरेज रिस्पॉन्डिंग टाइम है पूरे स्टेट का, मेरा 112 का। 112 पे कॉल करेंगे, 6 मिनट में पुलिस आपके यहाँ पहुँचती है। मेरा नवादा जिला टॉप पे है इस मामले में। आप दारू पी के रोड पर निकल के तो दिखाइए, आप मेरे मेहमान हैं। फिर हम तो बहुत बढ़िया चाय पिलाएंगे आपको, फिर सारा नशा दूर हो जाएगा आपका एक ही कप चाय में। मुझे तो याद नहीं कि अब किसी गर्ल्स कॉलेज स्कूल के सामने से किसी लड़की ने हमें फ़ोन किया हो कि सर यहाँ पे तो दारू पी के लोग टल्ली हुए पड़े हैं। शादी में पी के दिखाइए, आपको हम रंग भंग का जो मुहावरा आपको हम बताएंगे कि रंग में भंग कैसे पड़ता है। देखिए, अवैध शराब की बिक्री क्यों है बिहार में? बहुत मिनिमम है। वो इसीलिए है कि आपका लैंड लॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ से डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट आपको घेरे हुए है। गुजरात जैसा मेरे पास प्रिविलेज नहीं है कि एक तरफ समुद्र है। हमारा स्टेट लैंड लॉक्ड स्टेट है। थोड़ा सा कितनों फिल्टर करेंगे तो कुछ न कुछ पहुंच जाएगा। पहाड़ों में जंगलों में लोग ठीक है कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत इतना कम मात्रा में कर रहे हैं जो नेग्लिजिबल हैं। उसको आप ये नहीं कर सकते हमारा बिहार पुलिस फेलियर है इस मामले में। इसको टेस्ट करना है तो अब इतना बढ़िया सिस्टम है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। आप टोल फ्री करेंगे तो वी हैव टू रिप्लाई, उसका रिप्लाई जाता है, हेडक्वार्टर उसको मॉनिटर करता है। आप जैसे ही एक फूक मारते हैं, जैसे ही फूक मारा ना आपने उसमें ब्रेथ एनालाइजर मशीन में, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है हमारे पुलिस मुख्यालय में। ये नहीं कि मैंने फूक मार दिया आपको छोड़ दिया, ये नहीं होगा। उसकी एक रिपोर्ट वहाँ जनरेट हो जाएगी। अब मैनेज भी नहीं कर सकते हैं आप। तो मतलब ये कि एकदम वेल इम्प्लीमेंटेड ये एक्साइज एक्ट हमारा बिहार है 2016 का, और इसके बहुत फ़ायदे हैं समाज में। पहले तो यार बारातियाँ टाइम पे नहीं पहुँचा करती थी, सच सच बताओ। किसी की बाराती लगती थी 10 बजे, 2 बजे पहुँचता था। मालूम चला कि ठंडा जो 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 पैकेट है नाश्ता का ख़त्म हो गया, रखा ठंडा हो गया। बाराती भी रास्ते में दारू पी के गिरा पड़ा है सब। 4 आदमी उसको उठाने में लगा हुआ, यहाँ आने वाले दारू खोजता था वो लोग। गोलियाँ चलती थी, लाठियाँ चलती थी। अब देखिए, हाँ लिमिटेड है वहाँ पे कुछ, मतलब कि वहाँ पे कुछ शराब में छूट है। हाँ, कुछ होटल्स में है, टूरिस्ट पॉइंट भी से अलाउड है। हमारे यहाँ वो नहीं है। वही बोल रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा लिबरल है वो। हमारे यहाँ वो नहीं, हमारे यहाँ एकदम कठोर नियम है। क्यों? हमारे यहाँ नियम इतना कठोर क्यों बना है? उनको पता था हरियाणा में शराबबंदी और वापस में विड्रॉ करना पड़ा। तो हम एग्जैक्टली वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ डिफेंस पर्सन के भी अलाउड नहीं है। तो हमारा जो शराबबंदी कानून है सबसे ज़्यादा कठोर है। क्यों? क्योंकि इसको सरकार किसी कीमत पर लागू करना चाहती थी, और हुआ है। आपकी गाड़ी में शराब पकड़ी जाएगी तो गाड़ी जब्त हो जाएगी आपकी। आप तो छोड़िए, गाड़ी जब्त हो जाएगी। आप एक बोतल शराब के लिए आपकी 14 लाख की गाड़ी, 15-20 लाख की गाड़ी भी जब्त होते मैंने देखा है। नया ब्रांड स्कॉर्पियो भी खटारा खटारा हो गया रखा रखा। क्यों? उसमें एक बोतल शराब थी। नहीं, कमी नहीं है, ये कमी इसलिए नहीं है, आप पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं आप। नहीं तो कोई नहीं इजली शराब मिल रही है गाँव में। तो आप ओनर्स प्रूफ, आपको आप सबूत आप साबित कीजिए। वो तो हम चेक करेंगे ना। आप साबित कीजिए कि हायर करके ले गया था, क्या था। गाड़ी तो फिर भी जब्त होगी आपकी, फिर भी जब्त होगी। तो आप जिनको दे रहे हैं उनको उनको जिम्मेदारी लीजिए। आप, आपको सबक मिलेगा कि काहे गाड़ी दिए थे उसको। जहाँ बॉर्डर बिहार का टच होता है वहाँ पे हर एक व्यक्ति को बेथ एनालिसिस टेस्ट किया जाता है कि आप दारू पी के नहीं ना आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, आप लोग बाहर जाकर दारू नहीं पी सकते हैं, पकड़े गए तो बर्खास्त कर दिया जाएगी। ये कानून बहुत बढ़िया है, लेकिन अब आप लोग अखबारों में इससे खराब पढ़ रखा है आपने। शराबबंदी एक बढ़िया कानून है। ये आप अपने घर की महिलाओं से पूछिएगा, अपने घर की उन लड़कियों से पूछिए जो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, वो बताएंगी। हाँ, झगड़े कम हो गए, सांप्रदायिक तनाव नहीं है, जुलूस में दारू पी के घुस जाएगा। अभी किसी की हिम्मत है, 1-1 लाख का जुलूस निकलता है मुहर्रम का, रामनवमी का, दारू पी के दिखा दीजिए। अब वो घसीट के निकाल लेंगे उस भीड़ में से हम। अब देखिए तो है ना। तो इसको, ये कानून बढ़िया है, इसको आपको सपोर्ट करना है। इसलिए नहीं कि सरकार के कानून, इसलिए कि सही में इससे आप प्रभावित हो रहे हैं। इससे आपके घर की महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं, इससे समाज मेरा सुरक्षित है। रेवेन्यू लॉ से वो अलग इशू है, डेयरी का प्रोडक्शन बढ़ गया। अच्छा, हमारे यहाँ क्या रेवेन्यू है यार? कौन सा हमारे यहाँ सी शोर है? हमारा जितना टूरिज्म पॉइंट है सब रिलीजियस टूरिस्ट पॉइंट है हमारा। कौन आएगा महात्मा बुद्ध के धरती पे दारू पीने के लिए? कौन जाएगा चंपारण में उस व्यक्ति के पास दारू पीने के लिए जो जिंदगी भर दारू के खिलाफ में लड़ता रहा वो लाठी लेके? कौन जाएगा रामायण सर्किट में दारू पी के? हमारा पूरे स्टेट में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो रिलीजियस नेचर का नहीं है। आप सोमनाथ के मंदिर में दारू पी के दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ कैसे आएंगे आप?
तो पहले नंबर तो आपको टूरिज्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपका जो डेयरी मार्केट है उसका प्रोडक्शन का जो खपत है वो बढ़ गया है। आप 3200 करोड़ का एवरेज लॉस था, उससे ज़्यादा तो आपको ये बढ़ गया। आपका आपका पोषण स्तर बढ़ रहा है। वो पैसा जो दारू में जाता था वो आपके शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है, आपके बच्चों पे। ये तो बढ़िया कानून है। समाज में शांति है, जुलूस में शांति है, बारातियां टाइम पे पहुंच रही है। यार समझो, ठीक है नागिन डांस धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। एक अलग, एक मैंने एक बड़ा कला था बिहार में, वो कला विलुप्त विलुप्त स्थिति में चला गया है। हॉर्स फायरिंग पे बिहार पुलिस ने अलग एक बनाया है प्रोटोकॉल, उसमें अलग सेक्शन एक जोड़ा गया है आर्म्स एक्ट में। हॉर्स फायरिंग करने से पहले हम लोग जहाँ शादियाँ होती हैं वहाँ पे हम उसको अंडरटेकिंग लेते हैं उसके मैनेजमेंट से कि भाई साहब आप हॉर्स फायरिंग नहीं करेंगे। दूसरा, दोनों वर और वधू पक्ष से हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं कि आपके यहाँ कोई भी गेस्ट हॉर्स फायरिंग नहीं करेगा। इसके बावजूद भी हॉर्स फायरिंग कर पकड़, आप बिहार पुलिस को आपको टेस्ट करा ना दोस्त। आप एक नकली बंदूक लेकर, आपकी हिम्मत है तो फेसबुक पे डालिए फोटो, आपको धर लेंगे 24 घंटे में। हॉर्स फायरिंग तो बहुत ऊपर की बात बोल दी आप। हॉर्स फायरिंग कर दिया ना तो उस जिले की पूरा पुलिस आपको ढूंढ रही है अब। तो डेली पकड़ा रहा है, कोई नहीं पकड़ा, पकड़ा गया। आप एक नकली बंदूक लेके फेसबुक दिखाई लगा के दिखाइए, पुलिस आपके यहाँ 24 घंटे में पहुंच जाएगी। आप सारा चीज छुपा लीजिए, अपना बाइक नंबर छुपा लीजिए, सब कुछ छुपा लीजिए। अब नया फेसबुक क्रिएट कर लीजिए फेक आईडी से, आपको धर लिया जाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे लिए उतना मीडिया नहीं है कि हमको बता सके बिहार पुलिस के पक्ष में। क्राइम रेट में बिहार 23वें नंबर पे आता है, पता है आपको? ये मैं नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। 23 नंबर पे हम आते हैं। क्या रिपोर्टिंग यहाँ यहाँ भी होता है? ये सब ड्रामाबाजी है रिपोर्टिंग वाला। हमारे यहाँ भी आप थाने में चले जाइए, FIR 100% होता है, कोई मिनिमाइजेशन नहीं है। हम रिपोर्ट हर केस का करते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छा बोलने वाला नहीं है। ल्यूटियंस मीडिया में बिहार पुलिस के पक्ष में बोलने वाला नहीं है। खास पक्ष के लोगों का मीडिया पे कब्जा है। हम तो चुनौती देते हैं आप लोगों को। आपको लगता है कि बिहार पुलिस में किसी से एफिशिएंसी में कम है या क्षमता में कम है, तो एक नकली बंदूक लगाओ ना अपना स्टेटस में यार। को नहीं धर लेंगे तो कहिएगा हमको। आप पहाड़ों जंगलों में चले जाओ जहाँ महात्मा बुद्ध गए थे ज्ञान की खोज में, वहाँ का नकली बंदूक से सेल्फी खिंचा लो, फिर आपको पता चला कि बिहार पुलिस कितनी एफिशिएंट है। आपको हम धर ही लेंगे। उस पर हम लोग आएंगे वापस। तो विवादित प्रश्न पे क्या जवाब देना है? फैक्चुअल। जाति जनगणना फैक्चुअल। क्यों डरते हैं आप लोग राजा को बताने से कि हाथी मरा हुआ है तुम्हारा? अच्छा, जाति का जनगणना होना चाहिए कि नहीं, क्या लगता है आप लोगों को? क्यों होना चाहिए? दो आदमी बताइए क्यों होना चाहिए, दो आदमी बताइए क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्वे है। अच्छा बताइए इसका विरोध में बताइए, इससे समस्या क्या है मैडम? ठीक है, जातिगत विभाजन बढ़ेगा। ठीक, आप बताइए क्या समस्या है इसमें? ठीक है, हमसे पूछ के बताएंगे। वो तो संविधान में लिखा हुआ है 50% नहीं कर सकते। क्या समस्या है? समस्या बताइए ना, वो ड्रामा नहीं। ठीक, कितने लोग इसमें इंटरकास्ट मैरिज किए हैं? कितने लोग इसमें इंटरकास्ट मैरिज किए हैं? कितने लोग अपने घर की लड़कियों को इंटरकास्ट मैरिज करना पसंद करेंगे? एक, दो, तीन। क्यों? कितने लोगों का जाति का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है? है तो गारंटी है नहीं है, झूठ। अच्छा आप आ जाइए, सिस्टम में हो जाएगा। ये सब ड्रामा है। आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि आपका समाज कास्ट बेसिस पे बना हुआ है? तो आप ड्रामा कहाँ बतिया रहे हैं कि विभाजित हो जाएगा? ये ड्रामा, ये नौटंकी क्या बतिया रहे हैं? जो पॉलिटिकल पार्टियां विदाउट नेमिंग एनीवन, क्या जाति के नाम पे वोट नहीं मांगती है? क्या जाति के नाम पे मंत्री परिषद में मंत्री नहीं चुने जाते हैं? क्या जाति के नाम पे कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव नहीं होता है? क्या जाति के नाम पे नेता का चुनाव नहीं होता है? क्या जाति के नाम पे आपको वोट नहीं मांगा जाता है, वोट नहीं दिया जाता है? कौन सा आफत पड़ा हुआ है यार? नहीं, बढ़ावा नहीं हुआ है। आपको फैक्ट बता रहा है वो। सर्वे ने बताया कि भाई इतना परसेंटेज, इससे बढ़ावा कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए ये अलग है। नहीं 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 नहीं, ये अलग है। आपको जातिगत सर्वे ये बता रहा है कि ये आपके फैक्चुअल फैक्ट है, उससे कंक्लूजन क्या डिराइव कर रहे हैं, आपकी समस्या है। अब हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा किस समस्या यही ना कि प्रत्येक जातियों का आंकड़ा आ गया है। अब उससे समस्या तो क्या, जो इसका जितना आंकड़ा आ गया वो उतना आरक्षण मांग रहा है, ये अलग समस्या है। पहले आपको मेन समस्या इससे है कि भाई आपकी एक्चुअल स्थिति बता रहा है वो कि भाई ये इतना परसेंट फलाना फलाना जाति के लोग हैं। ठीक है, चलिए एग्री करते हैं कि सर्वे किया है, विश्वसनीयता पे सवाल है। आपको क्या लगता है कितना परसेंट आगे पीछे जाएगा? हाँ? आप इसे गवर्नमेंटल जवाब है, आप मेन प्रश्न से बचना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आप उसमें अनकंफर्टेबल है, उसमें आपने पढ़ नहीं रखा है। ठीक है, सही बता रही है वो। आपका धर्म कथा पे जनगणना हुआ है, रिलीजियस सेंसस हुआ है, तो अब सवाल है कि बिहार सरकार ने सर्वे क्यों किया, जनगणना क्यों नहीं किया? तो बढ़िया जवाब आपका था कि वो
सेंट्रल के विषय है, दूसरा उतना फंडिंग स्टेट के पास नहीं है। अभी यही पार्टी इसके पहले जो कि इसके पक्ष में थी, रिजल्ट आने के बाद विपक्ष में। प्रॉब्लम यह है कि ये आपको जनता पे नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को ध्रुवीकरण कर देगा। उल्टा होने वाला है इस बार, पहले उल्टा होता था, अब इनके पाले में गेंद चला गया है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आंकड़ा अब जो पहले छुपा हुआ था वो सामने आ गया कि भाई फलाने जाते हैं इतना परसेंट है। आपने रेणु को पढ़ा है, रेणु को, फणीश्वर रेणु को। प्रेमचंद जब गोदान पढ़ते हैं तो गोदान में आपको कहीं कुछ चर्चा लगेगी, जब जब रेणु पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं कि फलाना कोयरी टोला, फलाना यादव, ऐसे लिखते हैं। वो लिखते हैं कि नहीं, एकदम साफ साफ है। कैमरा जूम हो गया वहाँ पे, प्रेमचंद ऐसे लिखा, उसमें कैमरा को जूम कर दिया। तो जातिगत सर्वे ने आपके कैमरा को जूम कर दिया, यही किया है। उसने कोई नया चीज नहीं दिया है, जो आप जानते हैं उसको उसने ऑफिशियल कर दिया है। तो विवादित प्रश्न को कैसे जवाब देना है? नॉलेज से। वो निगेटिव है पॉजिटिव है नहीं सोचना है, फैक्ट बताना है। और ये आप नहीं कह रहे हैं, आपका फैक्ट बता रहा है। जातिगत जनगणना हो, चाहे हमास का, इजराइल का, चाहे युद्ध हो, कुछ भी हो, ये नहीं सोचना है कि यहाँ बैठा हुआ आदमी कोई नाराज हो जाएगा हमसे। आपको बताना है कि महाराज आपका हाथी मर गया है, इसको दफनाना पड़ेगा, नहीं तो सड़ जाएगा ये। ज़्यादा इसमें तो इंडिया मतलब कि बाद में यूक्रेन की तरफ से ही था, इसीलिए क्योंकि यूक्रेन कमज़ोर था। और भारत, देखिए इस तक प्रश्न पूछे ना कि इंडिया का स्टैंड क्या है, तो बड़ा स्मार्ट जवाब देना है। 1962 तक जो इंडिया का स्टैंड क्या रहा करता था नेहरू के टाइम में, एकदम आइडियलिस्टिक हुआ रहा करता था। लेकिन अब क्या है, अभी प्रैग्मेटिक है। स्टैंडर्ड वर्ड है प्रैग्मेटिक, इस लिखिए डिक्शनरी में ढूंढिए प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है। ये डिफेंस का वर्ड है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है। क्यों भाई, हम तुम्हारे से क्या खरीदेंगे भाई, हमको फॉल्कन रडार मिलेगा सस्ता में, बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी का, हम इजराइल से कर देंगे। हाँ, तो अब इंडिया थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता जा रहा है। यस, हाँ, न कि यूरोपियन वर्ड डिसाइड करेगा। तो आपको जैसे अभी इजराइल के बारे में जो बात हो रही है, तो उसमें किसका पक्ष लेना है? हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है इजराइल के पक्ष में। नहीं, जयशंकर प्रसाद का इंटरव्यू नहीं हो रहा, आपका हो रहा है, तो आप अपना कोट करेंगे। विवादित प्रश्न, वो विवादित नहीं है। आपके देश का बाहर का मुद्दा विवादित नहीं है वो आपके लिए, उससे आपके जनता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सीधे भाई स्टेट स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष है, मैंने स्टेट मतलब इंडिया का पक्ष है कि आप इजराइल के पक्ष में रहेंगे। तो आप इजराइल, के पक्ष में स्टैंड आपको होना चाहिए। किसके? तो फिलिस्तीन तो स्वतंत्र है ही, उसके पक्ष में क्या है आप? अच्छा, हमास कौन है? हमास कोई स्टेट नहीं है ना। मैं तो वही बोल रहा हूँ मैं, अगर ये लड़ाई दो देशों के बीच में होती तो आपको कन्फ्यूजन होता। आप बताइए, एक सभ्य समाज में महिलाओं को नग्न परेड कराया गया है वहाँ पे, हैं? और आप इस जो कि झूठ मूठ का ड्रामा बतियाए जा रहे हैं, सेकुलरिज्म का गाना गाए जा रहे हैं। आपका स्टेट का पक्ष है इजराइल का। आपको पता है कि 1999 के वार में इंडिया को सीधे सीधे सपोर्ट किया इजराइल ने। आप उसके एहसान तले दबे हुए हैं, और आप गद्दार हैं क्या जिसके पक्ष में नहीं रहेंगे? और जितना एग्रीकल्चर में जो नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है सब उसका दिया हुआ है। तो आपको तो प्रैग्मेटिक होना है। इंटरनेशनल प्रश्न पे आपको इंडिया का स्टैंड है, आपका स्टैंड है एक लाइन में। घरेलू स्तर पे जब बिहार की बात आएगी तो आपका अपना स्टैंड होना चाहिए। आपकी अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट के स्टैंड से बाहर जाने का। आपको अधिकार है बिहार के एक्साइज एक्ट की आलोचना करने का, कोई इशू नहीं है, आप कीजिए। वैलिड पॉइंट्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तर्क नहीं, नॉलेज, आंकड़े होने चाहिए आपके पास। आप हमको बताइए कि सर 3200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, कहाँ से भरपाई करेंगे? पैसा नहीं है आपके पास। क्या टैक्स लगाएंगे जनता को? ऑलरेडी बहुत सारा दबी हुई है। कीजिए आलोचना मेरा कि आपका टूरिज्म इतना परसेंट प्रभावित हो गया है, सुनेगा बोर्ड आपको। भावनात्मक ज्ञान मत दीजिए उसको वहाँ पे। तो विवादित प्रश्न अगर आपका स्टेट का है, बी अलर्ट। विवादित प्रश्न स्टेट के बाहर का है, बी रूथलेस, निर्दयी। इंडिया का पक्ष, आपका पक्ष। अंदर का पक्ष, आप डिफर करने का अधिकार है, डेमोक्रेसी में रहते हैं आप, एकदम अधिकार है आपको डिफर करने का। तो जातिगत जनगणना में जो आपको इच्छा है बोलिए, फैक्ट होना चाहिए। और बोलते समय मुस्कुराइए, मुस्कुराना चाहिए। महिलाओं आपके लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट, 2-4 योजनाएं पता होना चाहिए। आपका मैडम कब इंटरव्यू है? हाँ, कब है इंटरव्यू आपका? ठीक है, सबसे पहले आप ही का है नहीं मैडम जी, आपका है, ठीक है। आपका कब है? ठीक। विमेंस एम्पावरमेंट से प्रश्न, लड़कियां आप लोग, 2-4 योजनाएं, मैं सब तो पढ़ ही लीजिए, 2-4 योजनाएं लिख लीजिएगा। एक स्टैंडर्ड प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से कि अगर आप एस डी एम जैसे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन नहीं, जनरल बात करेंगे। प्रेफरेंस, जिसका जिसका पुलिस प्रेफरेंस है, खाली हाथ खड़ा करेंगे, वो हमसे अलग में मिलेंगे, उनकी अलग से मैं बख्शिया दे दूंगा। जिनका पुलिस नहीं है उनको, किनका किनका क्या क्या प्रेफरेंस है, हैं?
पहला चॉइस पुलिस के अलावा जिनका है वो खाली बोलेंगे। जिनका पहला चॉइस डीवाईएसपी है वो ठीक है, वो सबसे ठीक है इनफैक्ट। स्टेट पीसीएस का मतलब होता है डीवाईएसपी। यार कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है। हाँ चेंज कर, वहाँ जाकर हैं बढ़ाइए हम। हाँ मैडम, डीएसपी को छोड़ के, डीएसपी को छोड़ के उसका अलग से हो रहा। जिनका प्रेफरेंस पुलिस नहीं है वो जवाब देंगे। एसडीओ का पहला ऑप्शन बिहार प्रशासनिक सेवा, ठीक गुड। बीएएस दूसरा, पुलिस सर्विस छोड़ दो अभी। जिसका पहला बीपीएस है ना बिहार पुलिस सर्विस, उसका दूसरा का वैल्यू नहीं है। ये नहीं पता आप लोगों को? ये पता है कि नहीं? जिसका पहला ऑप्शन बीपीएस है उसका दूसरा ऑप्शन का वैल्यू नहीं है, इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन के लिए नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ बाकी बीएस के बाद एवरेज देखना चाह रहे हैं, बिहार पुलिस सर्विस जिसका आपका पहला बीपीएस है ना, ठीक है, बीपीएस का कोई वैल्यू, ठीक, ठीक है। शिक्षा सेवा, शिक्षा सेवा, एजुकेशन, क्या बोलते हैं, बीईएस, और काराधीक्षक है। ये काराधीक्षक इनका है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ मैं। भाई आप 12 महीने में 9 महीने सस्पेंड रहेंगे। दुनिया का सबसे खराब नौकरी इस मामले में है कि भाई मेरा बैचमेंट है जेल स्टूडेंट बेचारा हो। जैसे हम किसको डील करते हैं, घटिया लोगों को। पुलिस किसको डील करता है, घटिया लोगों को। उसमें से 20% अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आप महा घटिया लोगों को। आपके पास 1% बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा। और जब आपस में जब कुछ करेगा ना कांड, तो 2 बजे भी आपको उठना पड़ेगा। और जेल के अंदर में कुछ भी हुआ तो उसके सोलली रिस्पॉन्सिबल आप हैं। और हर महीने में डीएमएसपी को छापा पड़ेगा अलग। पुलिस के अलावा हम तो जा नहीं सकते वहाँ जेल में। आप लोगों को पता है कि पुलिस जेल में नहीं जा सकती है? क्यों? क्योंकि पुलिस क्या है, सैया है, कोतवाल है, वो कोतवाल है, वही जेल में चल जाएगा। तो जुडिशरी बचेगा जी फिर। पुलिस इज नॉट अलाउड टू एंटर इन जेल विदाउट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। हम एसडीओ के साथ जाते हैं, एसपी हमारा डीएम के साथ जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बीएस हो गया, बीए। जिसका जिसका आप टीचर है ना जी, आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो आप बच गई। तो ये प्रश्न जनरली बिहार प्रशासनिक सेवा ही सबका पहला ऑप्शन होगा, तो वही प्रश्न पूछेगा। लड़कियां आपसे पूछेगा कि आप किसी जिले के, आप किसी अनुमंडल की एसडीओ हैं, तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे, सिर्फ लड़कियों के लिए। तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे, मैं से आप बताइए, ऊंचा आवाज में बोलिए। पहला क्या करेंगी, पहला प्रायोरिटी। ठीक है लड़कियां, नोट इट। सिर्फ लड़कियां नोट करेंगे, लड़के भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहला काम किस पे करेंगी, शिक्षा। लड़कियां नोट कीजिए मैडम। दूसरा क्या करेंगे आप, स्वास्थ्य पे करेंगी। तीसरा, ठीक है, स्वास्थ्य में पोषण आ जाएगा। दूसरा, तीसरा मतलब रोजगार पे। चौथा, सुरक्षा पे, बहुत बढ़िया। और कुछ है, प्रतिनिधित्व पे। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ, ये सब पॉइंट महिला सशक्तिकरण ही है। महिला सशक्तिकरण इज ए वेग वर्ड। क्यों, क्या महिला सशक्तिकरण? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन महिला सशक्त है? बस महिलाएं वही सशक्त है जिसके पास एटीएम में पैसा हो, एक स्कूटी हो मिनिमम। फॉर्चुनर हो तो बहुत महासशक्त हो गई। मिनिमम एक स्कूटी हो और एक एटीएम में पैसा हो, अपनी मर्जी से निकाल सके। 800 का पिज्जा जो महिला खा सकती है, उससे सशक्त महिला धरती पे कोई नहीं है। जो 1200 का केएफसी खा सकती है, उससे इम्पावर्ड महिला को हो ही नहीं सकती है। एक एटीएम हो जिसमें पैसा हो, भले 30,000 रुपया हो, लेकिन हो आपका, जिसको निकालने के लिए किसी की परमिशन नहीं हो। और एक स्कूटी हो कि अपने बॉयफ्रेंड पे, भाई पे, पति पे डिपेंडेंट नहीं, मन करे निकल गए। और हमसे पूछेंगे तो मुझे साइकिल चलाती लड़कियाँ और स्कूटी चलाती महिलाओं से सुंदर कोई दृश्य नजर नहीं आता है हमको। हमको साइकिल चलाती लड़कियां और स्कूटी चलाती महिलाएं सबसे सुंदर लगती हैं। ये आपके समाज की वो महिलाएं हैं जो समाज को बदलेंगी कल, या बदल रही हैं। अननोटिस्ड हैं लेकिन, क्योंकि वो कूल नहीं है ना। वो मरीन ड्राइव पर जाके हाफ पैंट में रील नहीं बना रही, तो कूल नहीं दिखती हैं वो राहुल द्रविड़ जैसी हैं, एक एक रन लेके 90 तक का पहुंच गई, पता नहीं चला आपको। वो बुनियाद है आपके घर की और आपके समाज की। वो अलग टॉपिक है, अभी यहाँ पे आते हैं। लड़कियां आप लोग लिख लीजिए, लड़कियों का, ये लड़कियों के लिए। लड़कों लोग आप लोग उसको आगे पीछे कर सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, सबसे सबसे पहला नंबर पे यही होना चाहिए, शिक्षा। अगर आप शिक्षित करेंगे उसको, तो उसका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक उत्तम हो जाएगा। उसको पता चल गया कि आपको साफ रहने से भी बीमारी कम होगा, हमको सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना है, हमको ये करना है, इससे हमको बचना, उसे करना। आपका शिक्षित अगर है तो आपका स्वास्थ्य का कम से कम 40% कम रिस्क में है वो बीमार पड़ने से। दूसरा, उसको स्वास्थ्य पे, अगर शिक्षित है, स्वस्थ है, तो आप उसको रोजगार चाहिए होगा, तो रोजगार से जोड़िए। अब शिक्षित है, स्वस्थ है, सब कुछ है, और रात को स्कूटी चला के आ रही है, कोई उसको घेर लिया रास्ते में, किस काम का उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार? उसको सुरक्षा चाहिए ना, ताकि रात को जा सके, 12 बजे 10 बजे काम करके आ सके वो अकेली।
तो सुरक्षा दीजिए। अब सब कुछ हो गया तो भाई देश आप ही चलाएंगे, आप ही के बाप का है, आप ही बनेंगे मुखिया, पंचायत, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हम नहीं बनेंगे। जब ये चारों उसको मिल जाएगा तब उसको ये चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है समझने में। आप अब एसडीओ बन के क्या करेंगे, बस यही करेंगे हम जो 5 बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप लिख चुके हैं महानुभाव लोग, तो बारे में चर्चा करें। लड़कियां लोग विशेष रुचि शिक्षा पे लेंगी। हम चर्चा किए थे शिक्षा, लड़कियों को शिक्षा में क्या समस्या है, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। एग्जैक्टली 12th में निकल गई वो, हायर एजुकेशन कैसे जाएंगी वो, इवन दर नॉट गेटिंग ग्रेजुएट, वो तो 10+2 में ही निकल गई बाहर। साइकिल पोशाक योजना सरकार चलाया था, इतना तक पहुंची भी, क्यों निकल गई 10+2 में, झूठ। एग्जैक्टली ये है। इसकी छोटी सी कहानी सुनाते हो। मेरी एक बहन है, तो उसको स्कूल में एडमिशन लेना था, कॉलेज में गई बीए पार्ट 1 में, तो बोली कि मेरी 2 सहेली का एडमिशन लोगे ना, तब हम, ये दोनों एडमिशन लेगी तब हम जाएंगे। वो अलग कहानी है कि हमने बाद में उसको उनका भी एडमिशन कराया। क्यों ये बोली हमसे कि ये दोनों नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे पढ़ने। 3 किलोमीटर उसको पैदल जाना था गाँव से शहर। शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल। उसके ग्रुप है, उसका ग्रुप के 2 लड़के, बाप बोला कि भाई नहीं तुम वहाँ दूर पढ़ने नहीं, तुम्हारा शादी कर देंगे अब। ये बोले कि हम भी नहीं जाएंगे पढ़ने, नहीं जाएगी तो क्यों, क्योंकि आपके पास लोकली आपके पास नहीं है अवेलेबल कॉलेज स्कूल्स। लड़कियां मजबूर हैं 10th के बाद स्कूल छोड़ने के लिए। आपके पास 10+2 स्कूल नहीं है, अब कुछ बढ़ा है। तो आप एसडीएम हैं, तो आप स्कूल ना खुलवा दीजिएगा मैडम, आप लोग स्कूल ना खुलवा दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इतना तो कर देंगे ना, जो स्कूल है उसको उत्क्रमित बदल दें, जो 10th है उसको 10+2 करवा दें, चिट्ठी लिख लिख के डीएम सर से मिल मिल के, एजुकेशन सेक्रेटरी से मिल मिल के कि सर इसका 10+2 कर दिया जाए। ठीक है। अब क्या सवाल है कि अब लड़कियों का हम कोएड करवा देंगे। हम सरकार से कहेंगे कि सर आप अलग अलग मत खोलिए, कोएड कर दीजिए ताकि लड़कियां लोग पढ़ ले। तो शिक्षा में क्या करेंगे, अब ये कर सकते हैं। दूसरा स्वास्थ्य में तो आप हॉस्पिटल नहीं खुलवा देंगे। अभी सरकार की एक जन संवाद योजना चल रही है, जन संवाद यात्रा। हम लोग एसपी, डीएम, डीएसपी, एसडीएम, सारे सिस्टम के लोग, पंचायती राज सारा अफसर, टेंडर लगता है, स्कूल जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, सारी जनता सामने खड़ी होती है, जनता अपना अपना शिकायत लेकर आती है। सबसे अधिक शिकायत स्वास्थ्य का है। सरकार ने पीएचसी बना दिया, पब्लिक हेल्थ सेंटर, ये पता होगा आप लोगों को। लगभग गांव अनुमंडल में जगह बना हुआ है, अनुमंडल अस्पताल बना हुआ है। समस्या क्या है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स नहीं है। और आप एसडीओ हैं, आप एसडीओ हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप औचक निरीक्षण करेंगे, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद रहें, आप सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ दवाएं मौजूद रहें, और आप ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ दवाएं लोगों को जो फ्री में सरकार देती है वो मिले। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप महीने में 1 दिन मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाइए। आपके यहाँ जितने प्राइवेट डॉक्टर उनको बुलाइए चाय पे कि डॉक्टर साहब जरा एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आपका 1 घंटे का समय चाहिए। आप एसडीओ हैं, कोई डॉक्टर इनकार करेगा जी आपको। सबसे पिछड़ा इलाका को चुनिए, वहाँ पे जाके मेडिकल कैंप लगा दीजिए। उनको बताइए कि देखिए यहाँ पे आपका पीएचसी है, यहाँ पे आपको जाना है, डॉक्टर साहब नहीं मिले हमको फ़ोन करना है। मुखिया सरपंच को बताइए कि आप सुनिश्चित करेंगे कि आपको पीएचसी में डॉक्टर साहब पहुँचे, दवाएं पहुँचे, समस्या होने पर हमसे संपर्क कीजिए। हर महीने 1 मेडिकल कैंप लगाइए, फिर देखिए लोगों को पता चलेगा एस डी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। जब एस डी इंटरेस्ट लेगा तो डॉक्टर साहब को आना पड़ेगा वहाँ। रोजगार, आप फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं, नहीं नहीं तो छोड़ दीजिए, आप कोई और आएंगे, कोई कमी नहीं है, आप छोड़ दीजिए, कोई फिर आ जाएंगे, वो अब है संख्या उतनी। अब रोजगार में आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, तो एज एस डी रोजगार के लिए क्या करेंगे मैडम, आप खाली महिलाओं को दान करेंगे मैडम, बाकियों को छोड़, नहीं ये किसी के बारे में एसडीओ का, आप रोजगार के लिए क्या करेंगे। नहीं और ठीक एक जानकारी दे दिए, तो आओ मेरे देशवासी आपस में प्रेम करो, देशवासियों बोल दिए हम, करेगा नहीं करो तुम्हारी मर्जी, मनरेगा थोड़ी होगा केलर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वो है। रोजगार की समस्या क्या है बिहार में, आपके पास स्किल्ड आदमी नहीं है, स्किल्ड नहीं है। अभी जब लोग आए थे कोरोना से पलायन करके, तो जिस स्कूल में बैठे उस स्कूल को लोग पेंटिंग कर दिया, कोई खिड़की बना दी, कोई दरवाजा बना दिया, कितना स्किल्ड लोग था आपके पास। आपके पास स्किल्ड आदमी नहीं है, आप एसडीओ हैं, आप रोजगार नहीं ना दे सकते हैं, आप फैक्ट्री नहीं ना बना सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जितना चल रहा है स्टेट का, वो तो लागू करवा सकते हैं आप लोगों के स्किल्ड तो करवा सकते हैं। बस आपने पिछली बार अपने घर में कब देखा किसी महिला को एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, कंप्यूटर ठीक करते हुए, बताइए कब देखा। 47% पॉपुलेशन की महिलाएं हमारी कहाँ हैं मार्केट में, कहाँ दिखती हैं आपको। एक महिला अगर स्विगी में बैठती है तो न्यूज बन जाता है, क्यों, क्योंकि हमारी महिलाएं स्किल्ड नहीं है।
और आप हैं एसडीओ, तो आपको रोजगार के क्षेत्र में हे प्रभु इतना आसान कर दीजिए ना कि यही बाकी है ना खाली जाके वहाँ पे, कि हम इसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ेंगे। हम छोटी मोटी कंपनियों को बुलाएंगे, उनका प्रोग्राम चलवाएंगे, उनको स्किल्ड करेंगे, ट्रेंड करेंगे, और उनको हम प्लेसमेंट करवाएंगे। आईटीआई कॉलेजेस होगा, उससे इसको हम अटैच करवाएंगे कि भाई साहब ये कोर्स बता दीजिए इन लोगों को, 1 सप्ताह का कोर्स करवा दीजिए इन लोगों का, 15 दिन का कोर्स करवा दीजिए इन लोगों का है। हम जहाँ जाएंगे महिलाओं को तब अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, तो भाई ये स्किल प्रोग्राम चल रहा है, ये अब महिलाओं के लिए मध्यमी क्या है, महिला महिला उद्यमी योजना चल रहा है, आप आइए हम आपका लोन पास करवाएंगे, प्रोजेक्ट हम बनवा देंगे, 4 आदमी का टीम दे देंगे। जब भी जाएंगे तो उसको हम उसको बताएंगे, चलिए आपका लोन हम पास करवाते हैं, ये काम कर लीजिए। हाँ, तो आप क्या कीजिए, अवेयरनेस तो खाली भाषण देने वाला बात हो गया, तो आप उनको स्किल्ड कीजिए। सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर एसडीओ का भी रोल होता है। सुरक्षा में क्या करेंगे, महिलाएं सुरक्षित रहें, इसके लिए क्या करना है, तो बहुत बेसिक प्रश्न है। हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, 112 है जो कि सब 112 नंबर पूरा बिहार पुलिस चला रहा है, 112 पे जरा कॉल तो कीजिए आप। एवरेज टाइम बिहार पुलिस का रिस्पॉन्डिंग टाइम है 6 मिनट्स में आपके घर में पहुंचेगी बिहार पुलिस, 6 मिनट में। ऑनलाइन अफेयर नहीं होता है। तो ये है आपका ट्विटर है, फेसबुक है, आपका कितना सारा चीज़ ऑनलाइन से बिहार पुलिस जुड़ा हो, आप ट्वीट कीजिए, बिहार पुलिस आपको जवाब, मेरा डीजीपी जवाब देंगे आपको, मेरा एसपी पढ़ते हैं सारा मैसेज, दुनिया भर का साइबर सेनानी ग्रुप बना हुआ है। आप एक मैसेज दीजिए, माई एसपी इज रीडिंग एवरी सिंगल मैसेज, आई एम रीडिंग माई ऑल मैसेजेस। हम लोग पढ़ते हैं सारा, जिसको आप समझते हैं कि नहीं पढ़ता है, तो आपका एसपी और डीएसपी पढ़ता है। एक जरा फालतू मैसेज लिख के देखिए, आपके यहाँ पहुँच जाएंगे, सर जय हिंद, चलिए ना चाय पिलाना है आपको बाहर ले जाके। आप लिखिए फालतू मैसेज, एक रॉन्ग मैसेज भेजिए जरा, एक जरा सांप्रदायिक मैसेज पोस्ट करके देखिए, आपको बताते हैं कि बिहार पुलिस कितना स्मार्ट है और कितना फास्ट है। हम होम डिलीवरी देंगे आपको, हम घर पहुँचाएंगे आपको, और उससे तेज़ी से पहुँचेंगे जिस तेज़ी से पहुँचा था आपका स्विगी, उससे पहले हम पहुँचेंगे यहाँ पे चाय पिलाने के लिए आपको। तो आप इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। 112 नंबर पे महिलाएं कहीं भी फंसी, 112 नंबर पे डायल कीजिए, सीधे बोलिए 112 इतना महत्वाकांक्षी योजना बिहार सरकार का करोड़ रुपया खर्च करके बना है, हर जगह 112 की टीम देखते होंगे आप, सफिशिएंट सुरक्षा के लिए। वो अच्छी समस्या बन गया मेरे लिए, अभी बताते हैं उसके लिए। फिर प्रतिनिधित्व, एज एस रूप में इसमें क्या करेगी कि महिलाएं इक्वल पार्टिसिपेट करें। फिर वही प्रश्न, 33% जो आरक्षण दिया गया महिलाओं को, उससे भी जैसे यहाँ पे जातिगत सर्वे पे विरोध है, वहाँ पे महिला आरक्षण पे विरोध है। जो पार्टी यहाँ पे जातिगत सर्वे का विरोध कर रही है, वो पार्टी वहाँ महिला आरक्षण का सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे वो नहीं कह रही है कि आरक्षण में आरक्षण जो होना चाहिए वहाँ पे लागू नहीं है। तो वहाँ पे कौन बनेंगे सांसद, सांसद की पत्नी, सांसद की बहुएं, सांसद की बेटियां वो सांसद बन जाएंगी। और हमारी आम महिलाएं टैक्स पे करेंगी, उनका 18 काफिलों का गाड़ी का डीजल का वहन करेंगे आप। क्यों? क्योंकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो ऑलरेडी इम्पावर्ड है उसी को इम्पावर्ड किया जा रहा है। तो एज एन एसडीओ, आप सिविल एसडीओ हैं, आप अपना मंडल में पोस्टेड हैं, तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उनके उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाइए। हाँ, उनको बताइए कि मैडम आप तो सक्षम है, आप कहीं नहीं खड़ा होती है मुखिया में, सरपंच में। उनको अंदर विश्वास दिलाइए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। तो आप कोई भी एसडीओ बने, महिला या पुरुष, यही आपका एसडीओ वाले का पूछेगा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में आप फलाने जगह पे कार्यरत हैं, पोस्टेड हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, समझे? तो यही बोलना है। तो ये हो गया आपका एसडीओ वालों के लिए। डीएसपी के लिए अलग से रहेगा मेरा क्लास, मतलब 5 मिनट अलग से मिलेगा हम लोग। अब जो लड़कियां टीचर हैं, आप अपना इंटरव्यू करवाइए। जो लड़कियां टीचर हैं, उसका पहला ऑप्शन, आप भी टीचर हैं, आप क्या करती हैं, कौन से जॉब से, किस चीज़ में, ठीक है। आप क्या हैं, आप स्टूडेंट थी, हार्ड कोड स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका बीएस है मैडम, तो आप बीएस में आपसे पूछेगा कि शिक्षा में क्या करेंगी, तो आपका यही टॉपिक है, शिक्षा से बता दीजिएगा, बता देंगे ना आप। तो ये आपका हुआ प्रेफरेंस है। अब इसमें पूछता है कि आपने बीएस पहला ऑप्शन क्यों दिया। चूंकि मेरा बीएस पहला ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम बहुत बढ़िया जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। ये उनसे पूछ लीजिएगा जिनके जो ऑलरेडी बीएस में है, क्योंकि हमें जो कि पुलिस से बीएस के बारे में ये सोच लीजिए कि चंचल कुमार से मिले हैं आप लोग, सुशांत चंचल आया था ना कल, 60 से 62 का टॉपर था, नहीं गया। हमारे साथ डीएसपी है, वो नहीं गया वो। यही बीएस की स्थिति है। बीएस के बारे में बीएस से पूछिएगा कि बीएस क्यों, हम न्याय नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक से, क्या मतलब क्या अंतर रहता है। अच्छा
नहीं देखिए, ऐसा है कि हम पुलिस सेवा में नहीं होते तो हम ऐसा ही होते। देखिए हमारे पास विकल्प नहीं है उतना सोफिस्टिकेटेड होने का। वी डोंट हैव सच ऑप्शंस। और हमको प्रिविलेज नहीं है कि हम एसी में बैठ के और हम जेंटलमैन जेंटलमैन करें, बोलेंगे डार्लिंग देश का सिस्टम बहुत ख़राब है। नहीं है मेरे पास विकल्प। हम 6 बजे उठते हैं, मेरे पास इतना फाइल होता है। जब आप सोते हैं ना तब मेरा फाइल का काम शुरू कर, दिन भर तो फील्ड में रहते हैं। जब रात में आप लोग सोते हैं ना तो मैं 11 बजे अपने गोपनीय ऑफिस में बैठता हूँ। तो पुलिस के पास ये ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव ऑप्शन। आप ये नहीं कर सकते कि संडे को क्राइम नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप यकीन नहीं करेंगे पुलिस आपके लिए कितना बढ़िया सोचती है कि आप कल्पना नहीं करें। जब मेरा फ़ोन बजता, अभी देखिए मैं पर्सनल घर सरकारी मोबाइल छोड़ के आया हूँ, वरना बात नहीं कर पाता। फिर भी मेरे पास 10 को मैसेज है इस पर। मैं सुबह में हर दिन ईश्वर से दुआ करके सोता हूँ रात में कि हे ईश्वर, सुबह में कोई फ़ोन मत करवाना। जब मेरा थाना परी का फ़ोन है, सुबह में किसी का फ़ोन आता है तो मेरा हृदय कांप जाता है कि सब ठीक ठाक है ना, कुछ हो नहीं लगे किसी को। इतना हम ईश्वर से दुआ मनाते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग सब सुरक्षित रहें। डर डर के जीना होता है, इसलिए नहीं कि हमको कुछ हो जाएगा, इसलिए कि मेरी जनता को कुछ ना हो गया, कोई मर्डर नहीं ना हो गया, कोई लूट ना, कोई डकैती ना हो गया। सुबह में और किस लिए फ़ोन करा, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए? सुबह में थाना पारी का फ़ोन आता है तो मेरा हृदय बैठ जाता है। हम ये सोच के उठाते हैं कि हे ईश्वर रक्षा करना सबकी। जब सुनते हैं कुछ हो गया है तो फिर सिर्फ ब्रश नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम उठते हैं तो ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं। कब निकलना पड़ जाएगा कोई गारंटी नहीं। हाँ डेली करना पड़ता, कब निकलना पड़ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और कब आएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। मेरे घर परिवार के लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो भी हमसे नहीं मिल पाते हैं कई बार। है कि नहीं, कि गए तो गए। मेरी बहनें मेरे साथ एक महीने के लिए थी यहाँ पे, तो वो हमको देखने के भैया कब गया कब आया पता नहीं चला। पुलिस के पास ऑप्शन नहीं है इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना विनम्र इतना होने का। पुलिस भी विनम्र होता है, हमसे मिलिए ना, विनम्र आदमी है। लेकिन हमसे हमसे कोई विनम्रता से बात नहीं करता है ना। पुलिस थोड़ा सा रूड इसलिए हो जाता है कि आपसे कोई विनम्रता से बात नहीं करेगा। जो आपसे भी डर रहा, 500 की जो भीड़ आपके सामने, 2000 की भीड़ खड़ी होगी तो विनम्र नहीं होगी आपके लिए। एक से एक कलाकार आपको मिले जो भीड़ का चेहरा नहीं होता, भीड़ बहुत साहसी होता है। ये सब इंटरव्यू के बाहर का प्रश्न है। मेरा चॉइस डीएसपी बनने का है यार। एक लाइन बता दूं कि बिहार स्टेट पीसीएस में कोई नौकरी है तो डीएसपी की, बस। डीएसपी का ताम झाम है जी। डीएसपी उतरेगा तो भीड़ को पता चलेगा कि डीएसपी आ गया। एसडीओ सब आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। एसडीओ तो बिजली विभाग में भी होता है जी, पता कि नहीं आप लोगों को? लेकिन डीएसपी नहीं होता बिजली विभाग में। भी इसमें सिंघम तो दरोगा लोग बनता है। कभी डीएसपी को बोले देखें फेसबुक पे सिंघम लिखते हुए हैं? नहीं देखे होंगे। देखिए दरोगा सब रील बना रहा है, दरोगा लड़कियां सब और रील बना रही है, सब नामे में सिंघम जुड़े हुए। किसी डीएसपी एसपी को देखें, डीएसपी कैसा होता है? आप देखिए गंगा जल सिंघम है वो। वही अजय देवगन सिंघम में सिंघम है, गंगा जल में देखिए। आप सरफरोश देखिए, सिंघम है आमिर खान। आप शहर देखिए, शहर मूवी देखा आप लोगों ने? सिंघम है। जिम्मेदारियां आपको इतना मैच्योर बना देती है ना कि आप सिंघम नहीं बन पाते हैं। हमको याद नहीं है कि हम किस व्यक्ति को कब मारे हैं। थप्पड़ भी नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियों का इतना बोझ है ना, आपके पास टाइम नहीं है। कि आप एक मारेंगे तो उसको पिछला 500 मार देगा। डीएसपी की जिम्मेदारी है ना। एसडीपी अगर एक थप्पड़ मार दिया किसी को तो इसका मतलब है कि पिछले लोग को इशारा है कि अब देखते क्या हो, कूट दो इसको। ये इशारा है। तो एसडीपी एसपी कभी नहीं मारेगा आपको, देखिए हमारे लोअर अफसर मारेंगे आपको। भाई साहब मिला जुला के ये है कि हम डीएसपी इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम 60 से 62 का इंटरव्यू छोड़े हुए हैं। स्मार्ट आदमी है यार, कुछ सोचे के छोड़े होंगे। नहीं गए। मेरा इंटरव्यू अलग मुद्दा, अलग से बताएंगे, जब लंबा समय हो जाएगा। मेरा चौथे नंबर पे बीएस रखा था। हमको डीएसपी बनना था, बन गए थे। हाँ, मेरा रिजल्ट आ चुका था। अरे बिहार पुलिस यूपी में नौकरी मतलब डीएसपी एक लाइन में। बाकी सब जीने खाने वाला है। वो तो चॉइस आपका है तो पता चल जाएगा। हमसे मेरा इंटरव्यू में कुछ भी नहीं पूछा गया पुलिसिंग के अलावा, एक भी नहीं। तो पुलिस के बारे में हम जो आईजी साहब थे ना, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा जान रहे थे, समझे आप? हाँ, तो वो हमसे, मेरा चक्कर में मत पड़िएगा। हम उसका, मेरा चूंकि नेचुरल इनक्लिनेशन था, हम इतना पढ़े हुए हैं। एक भी पुलिस का अफसर का किताब नहीं है जो मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में नहीं है, तो इसलिए तू छोड़ दीजिए पर्सनल चीज़ें। लेकिन नौकरी डीएसपी की है भाई। हजारों की भीड़ खड़ी है, डीएसपी साहब का गाड़ी आएगा तो डीएसपी आएगा। डीएसपी जब लॉ ऑर्डर की ड्यूटी में जाएंगे, जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, उसका जुलूस निकल रहा है, खाली आप गाड़ी से निकलेंगे चश्मा पहन के, फट से 10 को कुर्सी लग जाएगा। बाकी जो मस्जिद ड्यूटी में उनको बुलाया जाएगा कि आप कौन है, पहचाने नहीं आपको, हम फलाना है तो आपके लिए कुर्सी आएगा।
आप जहाँ बैठेंगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगा। बगल पड़ोस के आदमी को चाय ला रहा है कोई, सर सर घर का चाय है, क्या है, हम तो एसडीपी में भाई, हम तो डेली देख रहे हैं, हम तो डेली देख रहे हैं। आप तो जाते हैं एसडीएम बन जाएंगे। आप आप तो जाते ही बन जाएंगे। मैडम हम नहीं है एसडीएम, तो हम ज़्यादा नहीं जानते, हम पुलिस का काम बता सकते हैं, उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन एक एसडीओ को और एक डीएसपी को सिविल ड्रेस में खड़ा कर दिए, दिख जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। डीएसपी को ना भाई साहब भौकाल की जरूरत नहीं पड़ता है, वो सिविल ड्रेस में डीएसपी होता है वो। उसका नेचर ऐसा है। ना ठीक है, मिला जुला के आपकी इच्छा है, लेकिन बिहार में नौकरी मतलब डीएसपी होता है। प्रेफरेंस तो यही यार, क्या प्रेफरेंस तो आपका, देखिए हम इसमें थोड़ा कमजोर हैं इसलिए क्योंकि हमको डीएसपी के अलावा पुलिस के अलावा जानकारी कम है, तो आपको हम क्या बताएं। हमको पुलिस के अलावा कुछ नहीं दिखता है, आई एम सॉरी। पुलिस के अलावा देखिए, अगर अगर पुलिस को दे रहे हैं तो बीपीएस, डीएसपी, विजिलेंस जो नहीं होगा, ठीक है, एक्साइज सुपरिटेंडेंट, और उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट, सॉरी ये भी होगा इसको, नहीं नहीं नहीं, ये इसके बाद ये बीएमपी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड, ठीक है, ये प्रेफरेंस है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का जिला लेवल का अफसर होता है। हाँ ठीक है, बढ़िया लिख तो दिए। हाँ जेल सुपरिटेंडेंट बढ़िया नौकरी है। जेल सुपरिटेंडेंट में आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, मतलब कि शानदार लोग मिलेंगे आपको। हाँ, ठीक है, जेल सुपरिटेंडेंट क्या, इसका बारे में कोई जानकारी नहीं है हमको। किसका, हायरार्की मतलब नीचे से जाना होगा ना, तो सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बाद है जो कि इंस्पेक्टर, और वो तब जानते होंगे ना यार आप लोग, अब नाम हम अफसर के बता रहे हैं। ये सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी, उसके बाद एएसपी, फिर एसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजी और डीजी। अरे वो अलग है, वो बिहार वो पुलिस लाइन में। डीआईजी के बाद आईजी, क्या फिर से बोलिए। हाँ देखिए एएसपी और, तो वही तो हुआ एएसपी, ना ना एडिशनल एसपी बोलते हैं उसको, वो ना वो अलग चीज़ बोल रहे हैं। वो यहाँ पे एएसपी वही हुआ, वो कमिश्नरी में उसको एसीपी बोलते हैं। स्पेशल होता है, एसएसपी होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ये आपका हो गया। अब विवादित प्रश्न क्यों पूछा था, पता चल गया आपको। हॉबी का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ड्रामा नहीं बतियाना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, टाइम नहीं उसके पास। कोई भी इंटरव्यू आप मेन चीज़ है, फटाफट सुनिए, समय कम है आप लोगों के पास। बस 6:20 हो गया जी। कितना जमाए थे आप, इतना लंबा क्लास कैसे हो गया चलो ये। हाँ तो अब आपको अगला प्रश्न क्या है कि आप ऑप्शनल तो पढ़ लेंगे, हमसे मत पूछिए हम क्या पूछ रहे थे। हाँ जवाब आपसे सुना जाएगा, नहीं पूछा जाएगा हॉबी। आपका जवाब का सिर्फ 15 सेकंड सुना जाएगा, बस। जो भी जवाब है 15 सेकंड में ही देना है आपको। 15 सेकंड के अंदर में आपका इंटरव्यू बोर्ड समझ जाएगा कि आप क्या जवाब देने वाले हैं, सिर्फ 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड ही मायने रखेगा। दोनों कंडीशन में आपके जवाब पूरा नहीं सुना जाएगा, अच्छा देंगे तब भी, बुरा देंगे तब भी। अच्छा देंगे तो इसलिए कि भाई इसको पता है, बुरा देंगे तो इसका क्या सुना, बकवास कर रहा है। क्लियर है। हाँ हाँ आगे बढ़ जाएगा, क्यों। देखिए उसके पास 15 से 20 मिनट का समय है। जो आदमी बोलता है इंटरव्यू में, बीपीएससी के इंटरव्यू में, कि उसको 30 मिनट प्रश्न पूछा, 30 से 40 मिनट का इंटरव्यू चला था, यहाँ पे आके जो बोले हैं वो सबसे झूठे आदमी हैं। कितना, आप कल्पना कीजिए 10 से 11 मिनट उसका इंटरव्यू चल रहा है। नहीं आपने की बात करिए, 10 से 11 मिनट में कितना प्रश्न पूछ लेगा वो। आप 10 से 11 मिनट तो असेसमेंट नहीं कर पाएंगे ना आपको, तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे तब ना असेसमेंट होगा। तो आपका जवाब सुनेंगे हम, प्रभावित करने की जरूरत नहीं है उसको। यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों उसको प्रभावित करते हैं आप, क्यों करते हैं प्रभावित, आप उसको बताते क्यों नहीं है। आप प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं जाना है। तो आपसे 10 से, आप जैसे कोई प्रश्न पूछेंगे हम, जैसे हम पूछेंगे एसडीओ बनने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा पे करेंगे, स्वास्थ्य पे, समझ गए, अगला प्रश्न पूछ देगा, तुरंत काट देगा आपकी बात। दोनों कंडीशन में बात काट देगा, अच्छा हो या बुरा। वो एक्सप्रेशन उसके पास टाइम नहीं ना उतना आपको प्यार। फिर हम कह रहे हैं जल्दी प्रश्न इसलिए पूछेगा क्योंकि उसके पास टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछना है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। वो काजू बादाम खा के 45 मिनट आपसे नहीं डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपका 15 सेकंड ही मायने रखता है। अब 15 सेकंड में अगर आपने सर्कमलोकेशन किया, आपने घुमा फिरा के बकवास की, तो आपका टाइम खत्म। सीधे आपका गैप क्यों है,
नहीं पढ़े थे, नहीं हुआ, खत्म, 5 सेकंड में। हाँ सही है, यही सच है, क्योंकि दिक्कत यही कि यही सच है कि आपका नहीं हुआ था, इसलिए आप यहाँ पे दोबारा आई हैं। यही सच है ना, नहीं हुआ था, परीक्षा देता नहीं हो रहा था। हम पूछते यही बात समझाना चाहते हैं, क्यों इतना समस्या में आप लोग हैं। नहीं होना कोई गुनाह है। नहीं पढ़े थे, नहीं हुआ, खत्म कहानी, आगे बढ़े, अगला प्रश्न पूछिए आप। आप डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, हमको पसंद है इसका लाइफ स्टाइल। लेट हिम आस्क अगेन। इतना नहीं बोलना है कि आपको उसके पास प्रश्न खत्म हो जाए, उसको ले जाए ना इंटरेस्ट जोन में अपना। नहीं पूछेगा। आपके दोनों कंडीशन में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, अच्छा हो या बुरा, आपको पता नहीं चलेगा अपना जवाब गलत दिया कि सही। अगला प्रश्न पूछ देगा। उसमें से 3 लोग ऐसे होंगे जो सुन सुन नहीं पाएंगे, कान से बहरे होंगे। हैं? 3 लोग आपको सुन नहीं पाएंगे, या 2 लोग आपको सुनने नहीं देंगे। मजेदार बात यह है कि उसमें से, हाँ, 2 से 3 लोग होंगे जो आपकी बात सुन नहीं पाएंगे, और 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलने नहीं देंगे। चुनौतियां अपरंपार है। तो एवरेज आपको 15 सेकंड, एक सवाल का जवाब 15 सेकंड अभी हम क्रिएट करेंगे वहां पे। हम चाहते हैं कि एक इंटरव्यू यहाँ पर रहते, समय नहीं है, कोई ऐसा कोई बहादुर आदमी को चुनते जो हिम्मत करता है सरेआम बेइज्जती सहने का, तो हम यहाँ बुलाते। फिर हम बताते कि कौन। अच्छा, आपके ऑफिस वाले कौन हैं। तो हम कल करेंगे एक्सपोजर, कल मेरा क्लास नहीं है, तो कल हम यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। एक ऐसा साहसी आदमी जो अपना शीश कटवाने की हिम्मत रखता हो, कि यहाँ पर आएंगे, हम बताएंगे बेइज्जती का कितना चरम लेवल तक हो सकता है। हैं, वहाँ आपको 10 मिनट में कितना बेइज्जती करेगा। हाँ, हम इंटरव्यू में गिर गए थे, जाते ही मेरा घड़ी खुल के बाहर फेंका गया था। हाँ। हाँ भाई, रूम में। तो क्या हुआ, टॉपर बन के निकले। थोड़ा डर लगा हमको, हाँ डर लग रहा है। तब क्यों, हम तो डरे हुए थे ही। क्या डर लग रहा है हमको, 4 साल पढ़ाई किए, आगे देखिए क्या हो गया मेरे साथ। पानी पियेंगे, वहाँ पियेंगे। कॉफ़ी में नहीं, कॉफ़ी नहीं सर। हम तो डरे हुए थे ही। भाई हम तो डरे हुए थे कि मेरा पहला इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, वो दीवार के जैसा अमिताभ बच्चन जैसे एंट्री हो गया मेरा। तो इसमें किसको डर नहीं लगेगा। हाँ पिए, हम तो पिए भाई, बाकी आपकी मर्जी है। आज क्यों नहीं पियेंगे, हम डरे हुए हैं तो। हम पूछते हैं कि हम उसको बता रहे थे कि हाँ हाथी अभी हम हैं, मरे मरे जा रहे हैं हम डर से। ये सच हम नहीं बताते तभी पकड़ा जाता है। इसके लिए बार बार दोहा सुनाते हैं यार, आप लोगों को सुनिए फिर से। कृष्ण का है जो कि मुंह में माखन लगा हुआ है, यशोदा को डाउट है कि तुम माखन चुराए हो ना। अब भोर बह गई जन के पीछे, देखिए कितना बढ़िया रीजनिंग है। फिर उसको लगता है ठीक है, तो ये तो मुंह में माखन कैसे है। तो ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। सब ग्वाला का बच्चा है, सब दुश्मन है मेरा, जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन लगा दिया है। यशोदा कन्विंस है ना कि माखन चोर नहीं है। यशोदा कन्विंस है इस बात से, यशोदा को पता है। तो आप नन्हा मुन्ना कृष्ण है जी आप लोग, आपके मुंह में माखन लगा हुआ है और आप यशोदा को गाना सुना रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। यशोदा हंस रही है आपके ऊपर, यशोदा खूब हंस रही है आपके ऊपर, देखो तो छोटा आदमी को, इसके मुंह में माखन लगा हुआ है, बोल रहा है कि हम नहीं खाए हैं। तो उसे नहीं करना है इंटरव्यू में, नन्हा कृष्ण बनकर नहीं जाइएगा, पकड़ा जाइएगा। यशोदा बैठी है 5-5 वहां पे, हाँ, पांचों अपनी फील्ड की यशोदा है, मास्टर। वो पांचों आप लोग के दादाजी की उम्र का आदमी है, अनुभव का भंडार, आपको जीने देगा, खून पी जाएगा आपका निकाल के, स्मार्ट बनिएगा तो इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना, अगर झूठ बोलना है तो प्रैक्टिस करना है। झूठ बोलना है तो प्रैक्टिस करना है। कैसा प्रैक्टिस करना है, जैसा दृश्यम में किया था। अगर इस लेवल तक प्रैक्टिस कर लिए तो आप निकल जाएंगे। झूठ नहीं बोलना है, बोलना है तो 21 बार प्रैक्टिस कर रहा है। यही तो प्रेशर है, वो उसका काम है, वो हमको नहीं पता है कैसे वैल्यूएशन होता है। 15 सेकेंड आपको पूछेगा, देगा समय बोलने के लिए, वो अलग से बताएंगे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड क्या, नहीं उससे तेजी बोले स्लो बोले कोई दिक्कत नहीं है, 15 सेकेंड काफी है। जैसे कोई चीज बोलिए, जैसे हम पूछते हैं ठीक है, क्या जातीय जनगणना, जातीय सर्वे बिहार के लिए अच्छा है कि खराब, बोलिए। हो गया खत्म, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में उनका 2 पॉइंट है कि जाति जाति जो है भारत के समाज की सच्चाई है, और इसे क्या होगा कि हम नहीं सुन पाए, 15 सेकेंड सुना था हमको। अब 15 सेकेंड में हमको जातीय जनगणना का इनिशियल करना है, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं है प्रस्तावना का। तो भला हो मिनरवा मिल बात का जो बाद में लाया बना वो गायब होने वाला था। तो 15 सेकेंड में हम समझ गए कि आप भाषण देने वाले हैं हमको, आप जाति प्रथा पर निबंध लिखने वाले हैं, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। अगला प्रश्न पूछेंगे, वो आप सोचिए, इंटरव्यू लेंगे तो बताएंगे आपको।
15 सेकंड का प्रश्न है, 15 सेकंड में हम समझ जाएंगे क्या बोलने वाले हैं। आप भाषण देने वाले हैं कि टू द पॉइंट रहने वाले हैं, तो टू द पॉइंट रहिए ताकि उसको आसानी हो फट 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 प्रश्न पूछने में। आप देखिए कि 10 से 11 मिनट में कम से कम मेरे पास 20 सवाल पूछ रहा है क्या, तो 20 सवाल पूछ रहा है तो आपको एक सवाल के लिए मिलता है 30 सेकेंड, लगभग 30 सेकंड पूछता है, यानी कि 15 सेकंड में पूछेगा, 15 सेकंड आप जवाब देंगे। इतने ना आपके पास चांस है। क्या आप चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू 3 सवाल पे खत्म हो जाए, 5 सवाल पे खत्म हो जाए? अरे 15 सवाल पूछवाएंगे आप, तो 15 सवाल के लिए मिलता है आपको 45 सेकंड, लगभग 50 सेकंड मान लीजिए। यानी किसी भी कंडीशन में आप 25 सेकंड से ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे। देखिए ना जोड़ के, किसी भी कंडीशन में आधा मिनट किसी भी प्रश्न पे जवाब नहीं सुनेगा आपको, टाइम ही नहीं उसके पास। तो जवाब का क्रूशियल पॉइंट कितना रहेगा? शुरुआत का 15 सेकंड। तो आप डिसाइड कीजिए शुरुआत का 15 सेकंड में भाषण देना है, टू द पॉइंट रहना है। 2 सेकंड समय आपको उतने आपके पास है, मैं उसके बाद खत्म। ठीक है, धन्यवाद। तो आप 1.25 यूट्यूब में देखते ना वीडियो, तो 1.25 पे चलाइएगा वहाँ पे अपने आप को। मिनिमम स्पीड कितना हो चाहिए? हवाने का तो मौका ही है, आप रिलैक्स नहीं हो सकते वहाँ पे ना, टाइम ही नहीं है आपके पास। आपके पास 30 मिनट का मुद्दा होता तो मैं बोलता आराम से रिलैक्स होकर बतियाइए कॉफ़ी पी के। यहाँ पे नहीं है टाइम। हम चाहेंगे मिनिमम आपसे 15 प्रश्न पूछे जाए, कम से कम 10 प्लस पूछे जाए। अगर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका 3 मिनट एक प्रश्न का है। 3 मिनट में तो कम से कम 1 मिनट पूछेगा, समझाएगा आपको, तो आपके पास बोलने का टाइम ही कहाँ है? ये कोई नहीं बताया अब तक आपको यहाँ पे। सब बोला होगा झूठ कि हमको आधा घंटा इंटरव्यू चला था, 40 मिनट। मेरा 16 17 18 मिनट चला होगा, मुझसे 20 मिनट से कम था मेरा। तो मौका है, अपॉर्चुनिटी इस मामले में है कि आपको, आपके पास ज़्यादा प्रश्न पूछने का स्कोप उसके पास नहीं, और क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। इतना 96 क्वेश्चन कहाँ से लाएगा अलग अलग? तो करंट अफेयर तो आउट हो जाएगा क्वेश्चन आपका 2 दिन में। हम लोग आपसे दोबारा मिलते रहेंगे। फिलहाल अभी हम इंटरव्यू उनका लेंगे जिसमें हम भी रहेंगे, और हम इंटरव्यू लेते हैं बढ़िया से, आपको हम फीडबैक देंगे लिख के। अभी अभी जी, हम कल भी रहेंगे। देखिए तो अभी इंटरव्यू का इनका, जिनका जो तुरंत जाने वाले हैं, आपका मैडम, आप लड़कियों लड़कियों का, पहले लड़कियों का। बीपीएस से कोई टेंशन नहीं लेना दोस्त, आई एम द बेस्ट पर्सन टू टेल यू।